इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का पेपर 2। पूरा के पूरा पेपर यहीं से आएगा। देखा होगा आपने संस्कृत पेपर 2 और पदार्थ पेपर 1, पूरा यही पीडीएफ में से आया हुआ है। तो ये आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, या फिर आपको अगर वीडियो एंड तक नहीं देखना है तो मेरे को आप 7887559633 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2 के आपको नोट्स 100 रुपए में पूरे नोट्स मिल जाएंगे, फॉर श्योर आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको मेरे को कांटेक्ट करना है अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया लेक्चर देखने के बाद अगर हमने नोट्स खुद से बनाए तो हमारा हो जाएगा क्या? तो फॉर श्योर हो जाएगा, सारा ही कुछ पढ़ा दे रहा हूं मैं। यहीं से पेपर आएगा आपको 100 मार्क का, अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक, मतलब पहला चैप्टर, जो कि है परीक्षा विज्ञानियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से एक एसए बन सकता है आपका, साथ ही साथ एलएक्यू भी यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है, और 2 एमसीक्यू यहाँ से आने ही वाले हैं फिक्स में। ओके, बिना किसी देरी के तो परीक्षा विज्ञानियम क्या है? तो प्रमेय पदार्थ का परीक्षण करने के लिए जो ज्ञान लिया जाता है उसको परीक्षा पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? परीक्षा विज्ञानियम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? परीक्षा विज्ञानियम का मतलब क्या है? जो प्रमेय पदार्थ है, मतलब जो ऐसा पदार्थ है जो एग्जिस्टेंस में है और उसकी परीक्षा करके उसका ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हम लेते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? परीक्षा बोलते हैं। ओके, पदार्थ का मतलब, पदार्थ दो टाइप के होते हैं, हमने देखा था पिछले वीडियो में, मतलब पहले पेपर में, कि पदार्थ दो टाइप के होते हैं। एक होता है भाव पदार्थ और एक होता है अभाव पदार्थ, है ना? ठीक है, पदार्थ परीक्षा किन किन चीजों से की जा सकती है? तो आप्तोपदेश प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और और उपमान प्रमाण से हम पदार्थ की कोई भी चीज की परीक्षा कर सकते हैं। परीक्षा का सिंपल मतलब क्या है? परीक्षा का सिंपल मतलब ये है, समझो कि कोई भी चीज को एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? परीक्षा बोलते हैं। ओके, गुड। उसके बाद तो ज्ञान के प्रकार यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 5 मार्क के लिए बन सकता है। ज्ञान के कितने प्रकार है? तो ज्ञान के मेनली दो प्रकार है। एक होता है स्मृति, नॉलेज के प्रकार का इसका मतलब होता है नॉलेज के प्रकार। ठीक है, एक होता है स्मृति और एक होता है अनुभव। अब व्हाट इज मीन बाय स्मृति एंड व्हाट इज मीन बाय अनुभव, तो हम ये देख लेते हैं। आप तो स्मृति मतलब अतीतस्य स्मृति, अतीतस्य स्मरण स्मृति, मतलब भूतकाल में, जो पास्ट टेंस में हमने जो चीज देखी हुई थी, उस चीज को देख के हमको वो चीज का ज्ञान होना, बुद्धिवरील संस्कार के वजह से, बुद्धि के संस्कार के वजह से वो चीज का ज्ञान होना। पहले उसको अनुभव किया हुआ है हमने, इसलिए वो चीज का हमको ज्ञान हुआ है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। मतलब नॉलेज के दो टाइप है, एक स्मृति है और एक अनुभव है। स्मृति का मतलब क्या है? कि हमने पास्ट टेंस में वो चीज देखी थी, इसलिए हमको उसके बारे में नॉलेज है। जैसे मैं घड़ी बता रहा हूँ आपको, तो घड़ी आपने पास्ट टेंस में देखी थी, ये आपको स्मृति हुई थी, पहले देखी हुई है आपने, इसलिए आपको इसका नॉलेज आ गया कि भैया ये घड़ी है। और घड़ी काम क्या करती है? तो भैया ये काम क्या करती है? तो इसका काम है कि टाइम बताना। ठीक है, अब स्मृति की 8 कारण है, मतलब 8 तरीके से स्मृति की 8 कारण हो सकती है। कौन सी? तो सबसे पहले है निमित्त ग्रहणात। 5 मार्क का क्वेश्चन लिख लो, जो बोलता हूं वही आता है, पता होगा आपको भी। 5 मार्क का क्वेश्चन, स्मृति के 8 कारण कौन सी लिख के हो, ऐसे क्यों है ये? तो निमित्त ग्रहणात मतलब क्या होता है? कि कारण पाहिल्यावर त्याच्याशी संबंधित कार्याचे ज्ञान होने, मतलब कारण देखने के बाद उसके संबंधी का कार्य का ज्ञान होना। जैसे पानी पूरी खाने के बाद हमको याद आता है कि छाती में जलजल होती है भाई पानी पूरी से, तो ये क्या हो गया? निमित्त ग्रहणात हो गया, क्योंकि हमने पानी पूरी को देखा और उससे ये समझ में आया हमको कि हमारी छाती में जलजल होती है खाने से। तो ये क्या हो गया? कारण को देख के कार्य का ज्ञान होना। उसके बाद रूप ग्रहणात, देखो नाम ही बता रहा है रूप ग्रहणात, रंग एवं आकार को देखकर उसके पदार्थ का रंग का स्मरण होना। जैसे हृदय का आकार देख के अधोमुख कमल के जैसा हृदय रहता है, ये हमको याद आना। ओके, सादृश्यात मतलब दो दो वस्तु के सामर्थ्य के वजह से उसकी स्मृति, उसका स्मरण होना। जैसे समझो मेरा एक दोस्त है, कोई भी XYZ, समझो मेरा दोस्त है, मैं नाम ले लेता हूँ, मुसव्विर नाम का मेरा एक दोस्त है। ठीक है, अब उसके जैसा एक लड़का दिखा मेरे को, उसके शक्ल जैसा, उसके चेहरे जैसा, तो मेरे को मुसव्विर की याद आएगी। तो ये कौन सा हो गया? तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? सादृश्यात हो गया। क्या हो गया? सादृश्यात स्मृति। सविपर्यायात मतलब दो चीजें अलग अलग है, वस्तु दो चीजें अलग अलग है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सविपर्यायात। ठीक है, जैसे गर्मी हो रही है, तो गर्मी होने की वजह से हम ये सोच रहे हैं कि बर्फ भी होता है भाई,
है ना, बर्फीली जगह भी होती है। तो ये क्या हो गया, सविपर्यायत होगा। सविपर्यायत मतलब अपोजिट। सात्वना बंधनात्, सात्वना बंधनात् का मतलब योगी पुरुष को भूतकाल में घटना का स्मरण होता है, ठीक है, जो योगी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं उनको। उसके बाद अभ्यासात मतलब एक ही गोष्ट कर बार बार करने की वजह से वो चीज याद हो जाती है। जैसे एनसीईआरटी, आपकी नीट की एनसीईआरटी होगी, वो इसमें आप डाल सकते हो। उसके बाद ज्ञान योगात मतलब तत्व ज्ञान की वजह से स्मरण होता है बहुत सारी चीजें। जैसे तत्व ज्ञान की वजह से अर्जुन को पिछले जन्म का सारा कुछ स्मरण हो गया था। ये किसके वजह से हुआ था, तत्व ज्ञान की वजह से। उसके बाद पूर्ण शुतात, व्हाट इज पूर्ण शुतात, अगोदर ऐकलेल्या काळातील थोडासा भाग सांगितल्यावर उर्वरित भागाचा ज्ञान होणे। जे पूर्ण शुतात का मतलब, अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, तो आपको वो चारों चेम्बर का नाम भी याद होगा, है ना। जैसे कोई भी कथा है, जैसे शिवाजी महाराज की कथा है, ठीक है, अब मैंने बोला अफजल खान, तो आपको याद आ गया होगा कि अफजल खान को शिवाजी महाराज ने कैसे मारा था, ठीक है, वो जो वाघ नखे थी वो निकाल के मारा था शिवाजी महाराज ने, है ना। तो ये क्या हो गया, पूरे शुतात हो गया। मतलब मैंने सिर्फ आपको बोला शिवाजी महाराज और अफजल खान, तो आपको आगे की कहानी याद आ गई। इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण शुतात ऐसे बोलते हैं। ओके, उसके बाद अनुभव। अब अनुभव देखा था हमने, ज्ञान के 2 प्रकार देखे थे ना, तो उसमें अनुभव भी था, याद आ रहा। हाँ, तो अनुभव के भी 2 प्रकार है, एक होता है यथार्थ अनुभव और एक होता है अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव की व्याख्या क्या है, तो यथार्थ अनुभव प्रमा मतलब वस्तु जैसी है उसका वैसी ही ज्ञान होना, इसको हम यथार्थ अनुभव बोलते हैं। मतलब ट्रू नॉलेज, मतलब क्या, ट्रू नॉलेज। यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम क्या है, तो प्रमा भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रमा। ओके, और अयथार्थ ज्ञान मतलब फॉल्स नॉलेज, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स नॉलेज को ही क्या बोल सकते हैं हम, अप्रमा भी बोल सकते हैं। ओके, तो अनुभव के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। अनुभव तो मतलब मालूम होगा आपको, कोई चीज पे स्मृति अनुभव से अलग है। ओके, सो अनुभव, यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार गिरते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और हो सकता है एक एलएक्यू यहां से ही बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। ओके, चलो, यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है, 4। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण, एक है उपमान प्रमाण, और एक है आप्तोपदेश प्रमाण। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रमा प्रमिति प्रत्यक्ष बोलते हैं। अनुमान को अनुमिति बोलते हैं, उपमान को उपमति बोलते हैं, आप्तोपदेश को शब्द बोलते हैं। ओके, अब अयथार्थ ज्ञान क्या है, तो अयथार्थ अनुभव अप्रमा मतलब वस्तु जैसी है उसका ज्ञान वैसा नहीं होना, गलत ज्ञान होना। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहा मैं कि अंधेरे में हम जा रहे थे और अंधेरे में हमको एक सांप दिखा, लेकिन वो एक्चुअली में सांप नहीं था, वो रस्सी थी, लेकिन अंधेरे की वजह से हमने उसको क्या समझ लिया, सांप समझ लिया। ये क्या हो गया, अयथार्थ अनुभव हो गया, अप्रमा हो गया। इसमें 3 टाइप्स गिरते हैं, एक है संशय, एक है विपर्यय और एक है तर्क। अब संशय क्या है, तो एक वस्तु के ठिकान पर परस्पर जो विशिष्ट संबंध रहता है, त्या वो ज्ञान को हम संशय बोलते हैं। जिज्ञासाजनक ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, संशय बोलते हैं। तो जिज्ञासाजनक ज्ञान संशय। ओके, उसके बाद विपर्यय, विपर्यय मतलब मिथ्या न्याय, विपर्यय मतलब वस्तु के एकदम मिथ्या ज्ञान होना, एकदम उसके अपोजिट ज्ञान होना, विपर्यय ज्ञान होना, इस चीज को हम विपर्यय बोलते हैं। उसके बाद तर्क, वाद विवाद के प्रसंगी प्रति, जो वाद विवाद करते हैं हम, जो डिबेट्स करते हैं, उसके टाइम में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो क्या रहती है, उसको तर्क बोलते हैं। ये भी अयथार्थ ज्ञान होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है, प्रमाणातील अनुबंध चतुष्टय वर्णन करा। ये फिक्स एक एमसीक्यू है, आपको लिखना ही पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल है। अब याद रखो, प्रमेय मतलब क्या होता, ज्ञान का विषय, प्रमाण मतलब ज्ञान, ज्ञान का साधन। ओके, प्रमाता मतलब ज्ञान करने वाला व्यक्ति, और प्रमा मतलब यथार्थ होने वाला ज्ञान। इज इट क्लियर, गुड। सो यहाँ पर हमारा क्या खत्म होता है, परीक्षा विज्ञानियम खत्म होता है। इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि इसके बाद है हमारे पास आप्तोपदेश प्रमाण। तो अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक दोस्त के साथ कम से कम शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा बोलना भी पड़ता है, और मेरे को उपवास है, उपवास में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, रोजा जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, व्याख्या देख लेते हैं हम। आप्त वाक्य शब्द या फिर आप्तोपदेश शब्द, ठीक है। इसका अगर हमने ये देख लिया, क्या देख लिया,
तो आप्त व्यक्ति ने बोला हुआ वचन एवं उसका प्रमाणबुद्ध शब्द रहता है। मतलब आप्त व्यक्ति कौन होता है? आप्त व्यक्ति वो होते हैं जो तप करते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, जो तप संतप्त करते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब जो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या, हाँ यही लिखना है। ऐसे व्यक्ति आप्त व्यक्ति जो सच बोलते हैं हमेशा, ऐसे व्यक्ति ने बोला हुआ वचन एवं शब्द, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? आप्त ऐसे बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसके पर्याय क्या है? तो श्रुति हो गया, शब्द हो गया, आप्त वचन हो गया, इतिहय हो गया और आगम हो गया। ये इसके क्या है? पर्याय है। पर्याय मालूम होगा ना अपने को? पर्याय का मतलब दूसरे नाम इसके। अब आत्म स्वरूप, एज आई सेड टू यू, तप एवं ज्ञान के समर्थ के वजह से रज एवं तम से मुक्त। मतलब तप, मतलब तप जो रहता है वो भक्ति करना, और ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज लेने की वजह से, ये दोनों चीजों की वजह से मन में जो दोष रहते हैं, दोष कौन से है, कौन से है मन के? रज और तम, इससे वो मुक्त है। ये अज्ञान से मुक्त है। अज्ञान मतलब इनके पास सारा कुछ नॉलेज है, इसलिए ये अज्ञान से मुक्त है। ठीक है। उसके बाद आप्त है। ये आप्त का मतलब प्रामाणिक है। प्रामाणिक समझता है ना आपको? गुड। उसके बाद शिष्टा, सारे व्यवहार चलाने वाले हैं ये। और विबुद्ध, विबुद्ध मतलब विशिष्ट बुद्धि से युक्त है। इनकी जो बुद्धि है वो सामान्य लोगों से अलग है। उसके बाद ज्ञान कौन सा है इनका? ज्ञान कैसा है इनका? तो इनका ज्ञान त्रिकाल ज्ञान है। मतलब ये जो आप्त लोग हैं इनको भूतकाल का, भविष्य काल का और वर्तमान काल का, तीनों का ज्ञान है। अज्ञा अज्ञायत ज्ञान, अज्ञायत ज्ञान का मतलब क्या होता है? देखो क्या बताया हुआ है। अज्ञायत ज्ञान का मतलब अखंडित ऐसा ज्ञान है, हर चीज के बारे में नॉलेज है उनको। उसके बाद अमल है इनका ज्ञान। अमल मतलब दोष से रहित इनका ज्ञान है। असंशय ज्ञान है इनका, मतलब संशय से रहित बोलते हैं ये। उसके बाद सत्यवादी है ये, मतलब सच बोलते हैं, झूठ बात नहीं करते। ठीक है। शब्द की व्याख्या देख लिया आपने। आप्त वाक्य शब्द मतलब आप्त ने बोला हुआ शब्द, इसको हम क्या बोलते हैं? शब्द। और वाक्य का, वाक्य पद समूह, मतलब उन्होंने पद सब वाक्य का मतलब क्या होता है? बहुत सारे शब्दों का समूह एक जगह आकर मिलता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है। अब वाक्य के भेद कितने हैं? तो वाक्य के दो भेद है। एक है वैदिक तर्क संग्रह के हिसाब से वाक्य के दो भेद गिरते हैं। ठीक है। कौन से? एक है वैदिक और एक है लौकिक। वैदिक मतलब जो ईश्वरोक्त वेद वाक्य में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक। और लौकिक, लौकिक के दो प्रमाण गिरते हैं। एक होता है प्रमाण वाक्य और एक होता है अप्रमाण वाक्य। प्रमाण वाक्य वो होता है जो आप्त ने बोला हुआ है। अब आपको आप्त तो समझ में आ गया होगा आप्त क्या है। और अप्रमाण मतलब जो अजाप्त ने बोला हुआ है। अजाप्त मतलब जो आप्त लोग नहीं है उन्होंने बोला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रमाण। दो टाइप्स गिरते हैं वाक्य भेद के। वाक्य के कौन से? तर्क संग्रह के हिसाब से एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक मतलब जो वेदों में लिखे हुए, कितने वेद है? चार मेन वेद है। कौन से? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, और एक आप बोलो मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाक से। उसके बाद लौकिक में दो प्रमाण है। लौकिक में भी दो प्रमाण है, प्रमाण और अप्रमाण। प्रमाण वो जो आपने बोले हुए, अप्रमाण वो जो अजाप्त ने बोले हुए। इज इट क्लियर? शब्द की बात कर ले तो शब्द में दो टाइप्स गिरते हैं चरक के, सॉरी, तर्क के हिसाब से। एक है ध्वनात्मक और एक है वर्णात्मक। ध्वनात्मक मतलब जो वाद्य से उत्पन्न होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न होते हैं, जो किसी बांसुरी हो गया, मृदुंग हो गया, तबला हो गया, इससे उत्पन्न होने वाले इसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक शब्द बोलते हैं। और वर्णात्मक शब्द मतलब जो भाषा बोलते हैं हम, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, संस्कृत हो गया, ये क्या हो गया? ये वर्णात्मक हो गया। ठीक है, समझ में आया? न्याय दर्शन के हिसाब से शब्द के दो टाइप्स गिरते हैं, एक है दुष्टार्थ और एक है अदुष्टार्थ। दुष्टार्थ मतलब प्रत्यक्ष जो दिखता है, और अदुष्टार्थ मतलब जो प्रत्यक्ष से नहीं दिखता है, जैसे ईश्वर। वैसे ही चरक के हिसाब से अगर बात कर ले हम किसकी? शब्द की, तो तीन तीन पार्ट गिराए हुए चरक ने, संयोगज, विभागज और शब्दज। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है चरक के हिसाब से, क्योंकि ये हो सकता है आपको पेपर में इस साल आ जाए। ओके। सो संयोगज क्या है? संयोगज में दो पदार्थ को मिलके जो आवाज बनता है उसको हम संयोगज क्या बोलते हैं? संयोगज शब्द बोलते हैं। विभागज शब्द कौन सा है? तो दो पदार्थों को वेगड़ा करके, मतलब अलग करके जो शब्द बनता है उसको विभागज बोलते हैं। शब्दज मतलब ध्वनात्मक एवं वर्णात्मक ऐसे शब्द। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। उसके बाद व्याकरण भेद के अनुसार वाक्य के भेद देख लेते हैं हम। तो सदोष वाक्य होते हैं और निर्दोष वाक्य होते हैं। सदोष वाक्य वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर पद का मतलब देखते हैं, तो पद का मतलब क्या होता है? शक्तम पदम, मतलब अर्थ व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य
जो अर्थ व्यक्त करता है, जो शब्द अर्थ व्यक्त करता है, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। शक्ति दिखाता है वो, मतलब पठती मतलब वाचतो, ये क्या हो गया? पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? ये एक पद हो गया और ये इसका कुछ मतलब है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम क्या बोल सकते हैं? पद बोल सकते हैं। उसके बाद शक्ति मतलब पर्थ, पद में का जो अर्थ हमको समझ में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। जैसे पढ़ता है, ये क्या हो गया? शक्ति हो गई, ठीक है। और इसका अर्थ निकल रहा है कुछ ना कुछ, ये क्या हो गया? पद हो गया। ओके, शक्ति ग्रह मतलब पद में का जो नेम का, पद में का जो अर्थ है वो समझ में आने को हम क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। वाक्य के भेद कौन से हैं? तो सदोष वाक्य और निर्दोष वाक्य। सदोष वाक्य वो जो कैसे है? जो गलत है, और निर्दोष वाक्य मतलब जो गलत नहीं है। इसके डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे। क्लियरली बोल दिया आपको, ओके, डायरेक्टली बोल दिया, नहीं पूछेंगे। जो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ो। मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ, अगर श्लोक भी याद करे आपने तो 70+ मार्क्स गिरेगा आपको, ओके। और अगर आप ये ले लेते हो पीडीएफ, और पीडीएफ में से पूरी पढ़ाई करते हो, एक बार लिख लेते हो, तो यार पूछो ही मत फिर, 70+ तो आने ही आने हैं, ओके। उसके बाद शक्ति ग्रह, तो शक्ति ग्रह की बात कर लेते हैं हम। चलो शक्ति ग्रह की बात कर लेते हैं। तो पद में का जो अर्थ हमको समझ में आता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रहण ऐसे बोल सकते हैं। ये तो आपको समझ गया होगा, ओके। उसके बाद व्याकरण की बात कर लेते हैं हम। तो भाषा में का, हाँ, तो शक्ति ग्रह के कितने कारण है? तो 8 कारण है। कौन से? व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति और सिद्ध पद सानिध्य। ठीक है, ये सब क्या है? शक्ति ग्रह के 8 कारण है। तो 8 कारण कौन से वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है व्याकरण। तो भाषा में का जो धातु पासुन, जो अलग अलग पद से बन के भाषा में का बना हुआ रहता है, जो भाषा से बना हुआ होता है, उसके वजह से जो चीज समझ में आती है, अर्थ समझ में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्याकरण ऐसे बोलते हैं। उपमान मतलब कोई भी चीज का एक दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा जो हार्ट है वो अधोकमल के जैसे दिखता है, हृदय हमारा अधोकमल के जैसे दिखता है, ये भी क्या है? शक्ति ग्रह की क्या है? शक्ति ग्रह का एक कारण है, ओके। उसके बाद कोश मतलब समानार्थी शब्द संग्रह, म्हणजेच कोई एक दूसरे के समानार्थी शब्द, जैसे उदाहरण के तौर पे रस धातु, मास रस, चौ इत्यादि। कोश मतलब क्या? एक शब्दों का अलग समानार्थी शब्द है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ मैं सेल। सेल को इंग्लिश में हम सेल प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो सेल का मतलब क्या हो रहा है? सेल का मतलब हो रहा है बेचना। हिस्ट्री में अगर सेल का प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, तो सेल का मतलब क्या हो रहा है हिस्ट्री में? तो सेल का मतलब हो रहा है हिस्ट्री में जेल। वेयर एज अगर हम इसमें बात कर ले, काय में, साइंस में भी, बायोलॉजी में सेल का मतलब क्या हो रहा है? तो कोशिका हो रही है आपकी सेल, ठीक है। केमिस्ट्री में बात कर ले सेल का मतलब, तो एनोड और कैथोड हो रहा है ना, क्या वो दो। और सेल फिजिक्स में बात कर लिया हमने, तो वो शेल हो रहा है, सेल है क्या नहीं? वो सेल आता है नहीं क्या वो, ठीक है। सो अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग इसमें अलग अलग समानार्थी वर्ड्स उसके हो सकते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। कोश का मतलब होता है कंटेक्स्ट। उदाहरण इसका रस, रस दिया हुआ है, जैसे रस धातु हो गया, मांस रस हो गया, अपना खाने का रस हो गया, खाने में रस नहीं आ रहा है वो। आप्त वाक्य सीधा सीधा, आप्त वाक्य मतलब जो आपने बोला हुआ है उसकी वजह से। जैसे गाय बोलने के बाद आपको दिमाग में आ जाता है गाय का फोटो, ओके। उसके बाद व्यवहार, व्यवहार मतलब जैसे शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए व्यवहार आप बहुत ज्यादा उपयुक्त है। जैसे मैंने कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड बोला, तो ये आप जैसे ही बोला मैंने, आपको समझ में आ गया कि भैया किसकी बात कर रहे हैं? लैपटॉप की बात कर रहे हैं या फिर पीसी की बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद वाक्य शेष। वाक्य शेष मतलब वाक्यों में का इतर पदों का अर्थ माहित नसलेला पदार्थ समझने। जैसा हाथ पाए डोके बोला वाक्य है, मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ, और उस वाक्य पे से आप दूसरे पदार्थों का अर्थ समझ जा रहे हो जो आपको पता नहीं है। जैसे मैंने बोला हाथ पैर सिर, तो आपको समझ में आ गया कि आप भैया किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद विवरण। विवरण का मतलब क्या है? तो ग्रंथ में अर्थ स्पष्ट ऐसा अर्थ समझने, मतलब ग्रंथ में एक चीज लिखी हुई है, वो ग्रंथ के ऊपर से हमने पूरा के पूरा उसका क्या करना? उसका एनालाइसिस करना। जैसे आयुर्वेद या आयुष्य वेद है। अब आयुर्वेद या आयुष्य वेद है, इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और आयुष्य वेद है मतलब ये हमारे को पूरा डिटेल बताता है किसके बारे में? आयुष्य के बारे में। उसके बाद सिद्ध सानिध्य पद, मतलब दो पद एकत्र आने के बाद जो नहीं समझे हुआ पद है वो भी समझ में आ जाना। एग्जाम्पल देता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। एग्जाम्पल के बिना कहाँ समझ में आता है दादा, है ना।
चलो एग्जाम्पल, मैंने बोला या फिर किसी ने बोला आपको जा वो लेह ला, जा वो पानी ला, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बोला आपको कौन सा पानी ला, ठंडा ला या गर्म ला, लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया आपको जा वो पानी ला ठंडा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ठंडा पानी लाना है। ओके, यही है सिद्ध सान्निध्य पद। उसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 मार्क। ओके, बहुत बड़ा हो गया है। चलो, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु के कितने हेतु है? 3 हेतु है। कितने हेतु है? 3। कौन से है वो तो देख लो यहाँ पर, आकांक्षा है, योग्यता है और सन्निधि है। तो आकांक्षा क्या है? तो एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ के अपेक्ष से समझ में आ जाता है, उसको हम आकांक्षा बोलते हैं। एक शब्द है, उसका अर्थ दूसरे के अपेक्ष से, दूसरे के साये से, दूसरे के संबंध से समझ में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आकांक्षा बोलते हैं। उदाहरण, वात पित्त कफ, ये समझ में नहीं आता हमको, लेकिन वात पित्त कफ ये दोष है, ये बोलने के बाद हमको ये समझ में आ जाता है कि वात पित्त कफ दोष है। आकांक्षा का मतलब समझ में आ गया, गुड। उसके बाद योग्यता, अर्थस्य अबाध योग्यता, मतलब वाक्य के अर्थ में बाधा नहीं होना, इसको हम क्या बोलते हैं? योग्यता बोलते हैं। जैसे अग्नि पेरेशक करावा, ठीक है, ये उसका उदाहरण। वाक्य के अर्थ को बाधा नहीं रहना, इसको क्या बोलते हैं? योग्यता बोलते हैं। ओके, उसके बाद सन्निधि क्या है? तो वाक्य में पदे को देर से उच्चारने के वजह से, बहुत दूर टाइम के बाद उच्चारने की वजह से उसका जो अर्थ है वो समझ में नहीं आता। जैसे मैंने बोल दिया आपको पैसे, और यही बात मैंने 4 घंटे बाद बोला कि पैसे कमाओ, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? सन्निधि ऐसे बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये क्या है? वाक्यार्थ ज्ञान हेतु है, 3 हेतु है। कौन से? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। उसके बाद शब्दार्थ बोधक वृत्ति 4 प्रकार की है। 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। शब्दार्थ बोधक वृत्ति लिखो इस पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य व्याख्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्दार्थ बोधक वृत्ति के 4 प्रकार है। एक है अभिधा। अभिधा का मतलब क्या होता है? कि जो सीधा सीधा सेंटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिधा बोलते हैं। वाक्य का शब्द, वाक्य में के शब्द एकदम सरल अर्थ से समझ में आ जाना, इसको हम अभिधा बोलते हैं। जैसे औषध सेवन के वजह से रुग्ण रोग से मुक्त होता है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया? अभिधा। उसके बाद लक्ष्यता, लक्ष्यते अनेनया इति लक्षणा, मतलब वाक्य के उच्चारने के बाद उसका अर्थ न समझना, उसके वाक्य, मैं वाक्य बोल रहा हूँ लेकिन आपको वाक्य का शब्द नहीं समझ रहा, अर्थ नहीं समझ रहा, लेकिन उस शब्द अर्थ से आपको कुछ दूसरा अर्थ समझ में आ जा रहा है। जैसे कि उस इंसान के शरीर में मधुमेह समझता ना, शुगर ने कायम का घर करके रह गई है। अब इससे समझ में आ रहा है कि आपको कुछ सेंटेंस समझ में आ रहा नहीं, लेकिन आपको ये जरूर समझ में आ रहा है कि भाई भैया का बोलने का मतलब ये है कि भैया ये बोल रहे हैं कि भैया वो जो इंसान है ना, वो जो रोगी है, उसके जो जिस्म में है ना, उसके शरीर में है ना, जो मधुमेह है, जो शुगर है, वो हमेशा के लिए हो गई है। लेकिन मैंने बोला कैसे? उसको थोड़ा उल्टा बोला। कैसे बोला? या ये व्यक्ति के शरीर में मधुमेह कायम का घर करके रह गया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? लक्षणा बोलते हैं। उसके बाद व्यंजना क्या होता है? व्यंजते अनयना अति व्यंजना, मतलब व्यंग का अर्थ बोध करून देणारी वृत्ती म्हणजे व्यंजना। व्यंग का अर्थ, जो व्यंग किया है उसका जो बोध है वो करके देने वाली वृत्ति को क्या बोलते हैं हम? व्यंजना ऐसे बोलते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे गंगा पवित्रता, गंगा मैंने बोला आपको तो आपको लगी दिमाग में आ जाएगा कि ये पवित्र नदी है, साथ ही साथ पुण्यत्व है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है हमको, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तात्पर्य व्याख्या देखो, काही शब्दाचे अनेक अर्थ असतात व अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 शब्दांनी अर्थाचा बोध होत नाही। ठीक है, कुछ शब्दों का क्या होता है? बहुत ज्यादा मतलब होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तात्पर्य व्याख्या बोलते हैं। और हमको जब तक वो डिटेल में हमने कंटेक्स्ट, तात्पर्य वाक्य का मतलब कंटेक्स्ट होता है, ये भी कंटेक्स्ट ही है, लेकिन ये डीप कंटेक्स्ट है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि रस लैब में क्या होता? पारा होता, क्रिया शरीर में
इसका मतलब होता है आहार रस और रस धातु। दैनिक जीवन में इसका मतलब होता है फल का रस, और साहित्य में इसका मतलब होता है जीवन में रस ना रहना। वही एग्जाम्पल सेल का यहाँ पर तत्पर्य व्याख्या में दे सकते हो आप। लेकिन बहुत अच्छी चीज होगी अगर आप आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में आप पेपर लिख रहे हो तो यही लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके बाद हम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले जो कि तीसरा कौन है, प्रत्यक्ष प्रमाण। सो ये प्रत्यक्ष प्रमाण और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं फिक्स बोल दे रहा हूँ आपको, एक LAQ, एक SAQ और 3 MCQ फिक्स आने वाले हैं। सो ध्यान से देखो और अच्छे से पढ़ो। 9 पेज है, 9 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के निरुक्ति से। तो अक्ष अक्ष प्रतीत्य अपतिते इति प्रत्यक्षम, मतलब ज्ञानेंद्रियद्वारे जे ज्ञान प्राप्त केले जाते त्याला आपण काय म्हणतो, प्रत्यक्ष असे म्हणतो। मतलब जो ज्ञानेंद्रिय है हमारे, जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे बोलते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान करना प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात इति प्रत्यक्षम, मतलब इंद्रिय एवं उनका विषय से सन्निकर्ष होना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ऐसे बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण क्या है तो देख लेते हैं हम। आत्मा इंद्रिय मनो अर्थनाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है प्रत्यक्ष के लक्षण बताओ। तो प्रत्यक्ष के लक्षण क्या है, तो आत्मा का मन से संयुक्त होना, मन का इंद्रिय से संयुक्त होना, इंद्रिय का अर्थ से संयुक्त होना, ऐसा चतुष्टय सन्निकर्ष जो टाइम पे होता है उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ऐसे बोलते हैं। एक और बार, आत्मा का मन से संयुक्त होना, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का अर्थ से, अर्थ का संयुक्त होना, ये चारों चीजों का जब सन्निकर्ष होता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस ज्ञान को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू चरक, चरक ने प्रत्यक्ष के 2 प्रकार बताए हुए हैं, एक है मानस प्रत्यक्ष और एक है इंद्रिय प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष मतलब, मानस प्रत्यक्ष में उन्होंने सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि को रखा हुआ है, जो मन के गुण है उनको यहाँ पर उन्होंने रख दिया है मानस प्रत्यक्ष में। और इंद्रिय प्रत्यक्ष में उन्होंने शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसा रखा हुआ है। अब ये तर्क संग्रह के अनुसार है, किसके संग्रह के अनुसार है, तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण। और हो सकता है 10 मार्क के लिए ये आपको आ जाए यूनिवर्सिटी में, सो ध्यान से देखना ही है। तो प्रत्यक्ष के मेनली 2 टाइप्स गिरते हैं, एक है निर्विकल्पक ज्ञान, एक है सर्वविकल्पक ज्ञान। अब ये निर्विकल्पक ज्ञान क्या और सर्वविकल्पक ज्ञान क्या है, ये हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो निर्विकल्पक ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो प्रथम क्षण पे हुआ हो हमको, और जिस ज्ञान के जो ज्ञान वह ज्ञान ऐसा है जिसके बारे में हमको, उस ज्ञान के बारे में गुण का, उसके जाति का, उसके रूप का ज्ञान नहीं होता है। वस्तु के रूप, जाति और रूप का ज्ञान नहीं होता है, गुण जाति और रूप का। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, निर्विकल्पक ज्ञान बोलते हैं। सर्वविकल्पक के पहले होने वाले ज्ञान को ही निर्विकल्पक ज्ञान बोलते हैं। ये ज्ञान अतीन्द्रिय से होता है। प्रथम क्षण पे जो ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे बोलते हैं। वैराज सर्वविकल्पक ज्ञान क्या है, तो प्रकार के सहित जो ज्ञान होता है हमको, जैसे कि विशेष वस्तु का होना, उसके रंग रूप जाति नाम स्वरूप इत्यादि सब चीजों का ज्ञान होना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्वविकल्पक ज्ञान ऐसे बोलते हैं। सर्वविकल्पक में भी 2 टाइप है, एक है लौकिक और अलौकिक। लौकिक मतलब जिनका संबंध इंद्रियों से होता है, उस चीज को, उस ज्ञान को लौकिक क्या बोलते हैं, लौकिक इंद्रिय, सॉरी लौकिक सर्वविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लौकिक सर्वविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे बोलते हैं। इसमें भी 2 टाइप गिरते हैं, एक है बाह्य और एक है अभ्यंतर। बाह्य में 5 प्रकार, कौन से, श्रोतज स्पर्शज चक्षुष रसज और घ्राणज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे, तो 5 ज्ञानेंद्रिय काम क्या करते हैं, जो श्रोत्र है हमारे वो काम क्या करते हैं, शब्द सुनने का काम करते हैं कान। स्पर्श ज्ञानेंद्रिय क्या काम करते हैं, तो स्पर्श स्पर्श का ज्ञान देते हैं हमको। उसके बाद चक्षु काम क्या करते हैं हमको, तो रूप देखने का, कोई भी चीज देखने का मतलब रूप देखने का ज्ञान देते हैं। रसज क्या करते हैं, मतलब जबान क्या करती है हमारी, तो चौ देने का काम करती है। घ्राण क्या करते हैं हमारे, घ्राण मतलब नाक क्या करती है, तो गंध देने का काम करती है। वैराज इसको ही क्या बोला हुआ है, बाह्य
लौकिक सर्वविकल्पक ज्ञान बोला हुआ है। वेराज अभ्यंतर लौकिक सर्वविकल्पक ज्ञान में क्या क्या आता है, तो मन के गुण आते हैं जैसे सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न और बुद्धि। उसके बाद अलौकिक सर्वविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिया के साक्षात संबंध न आते हुए जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, सर्वविकल्पक ज्ञान ऐसे बोलते हैं। ये ज्ञान अनुमान प्रमाण में भी हम रख सकते हैं, लेकिन इनका इसका उपयोग हम प्रत्यक्ष प्रमाण के सर्वविकल्पक ज्ञान में करते हैं। उसके बाद इसमें भी 3 टाइप है, एक है सामान्य लक्षण, एक है ज्ञान लक्षण और एक है योगज लक्षण। नाउ लेट्स टॉक व्हाट इज सामान्य लक्षण। तो वस्तु के सामान्य जाति का ज्ञान होना, वस्तु के सन्निकर्ष के बगैर उस चीज को हम अलौकिक ज्ञान भी, अलौकिक सामान्य ज्ञान भी बोल सकते हैं, सामान्य अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे शीत वर्ग से जो शीतपना है, मतलब किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो उससे चीज से हमको समझ में आ जाएगा कि ये चीज गर्म हो रही है और इससे कुछ बन रहा है। ओके, ज्ञान लक्षण क्या है, तो वस्तु के विशिष्ट जाति ज्ञान, वस्तु के विशिष्ट जाति का ज्ञान होना, वस्तु का इंद्रिय से संबंध न आते हुए। उदाहरण के तौर पे बर्फ को देखकर, बर्फ को स्पर्श के बिना ही हमको ये समझ में आ जाता है कि बर्फ क्या है, तो ठंडा है। इसको स्पर्श किया क्या हमने, नहीं, लेकिन फिर भी हमको उसका ज्ञान हो गया कि ये ठंडा है। तो ये किस वजह से हुआ, तो ज्ञान लक्षण अलौकिक, अलौकिक सॉरी ज्ञान अलौकिक प्रत्यक्ष सर्वविकल्पक के वजह से ये हमको हुआ। उसके बाद योगज लक्षण, योगी पुरुष के योग अभ्यास के वजह से जो ज्ञान प्राप्त होता है उनको, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं योगज लक्षण। तो इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक तो है युक्त, मतलब जो सर्व पदार्थ के उनको सदैव ज्ञान है, ऐसे पुरुष को हम क्या बोलते हैं, युक्त बोलते हैं। युजान मतलब योगी पुरुष के ध्यान के वजह से, जो ध्यान लगाया था उन्होंने उसके वजह से, जैसे गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया था तो उनको सारी चीजों का ज्ञान हुआ था, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, युजान ऐसे बोलते हैं। सन्निकर्ष क्या है, तो सन्निकर्ष नाम संबंध, आत्मा मन एवं इंद्रिय का जो संबंध होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सन्निकर्ष बोलते हैं। तो नित्य संबंध मतलब समवाय, अनित्य संबंध मतलब सन्निकर्ष। ये तो आपको देखा ही होगा आपने। ठीक है, संयोग सन्निकर्ष आता है इसमें, संयुक्त सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय आता है, संयुक्त समवेत आता है, समवाय सन्निकर्ष आता है, समवेत समवाय और विशेष विशेषाभाव इसमें आता है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार इंद्रिया के सन्निकर्ष के प्रकार कितने हैं, तो एक है सात्म्य और एक है असात्म्य। सात्म्य मतलब जो शरीर के लिए, देखो आयुर्वेद के अनुसार इंद्रिय के सन्निकर्ष के प्रकार कितने हैं, तो 2 है। एक है सात्म्य जो हितकर है शरीर के लिए, आत्मा के लिए और मन के लिए, उसको सात्म्य बोलते हैं हम। और असात्म्य मतलब जो अयोग्य है आत्मा, शरीर और मन के लिए, उसको असात्म्य बोलते हैं। और असात्म्य में भी 3 प्रकार होते हैं, एक होता है हीन योग, एक होता है मिथ्या योग और एक होता है अति योग। हीन योग मतलब कम प्रमाण में किसी चीज का इस्तेमाल करना, इंद्रियों का इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद मिथ्या योग मतलब चुकीचा ज्ञान, मतलब गलत ज्ञान लेना इंद्रिय के द्वारा। और अति योग मतलब क्या होना, हाँ, जास्त प्रमाण में उसका ज्ञान लेना। ओके, समझ में आ गया, गुड। चलो प्रत्यक्ष बाधक हेतु देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है ये प्रत्यक्ष बाधक हेतु। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, अस्तित्व में रहने के बावजूद कुछ अड़थड़े के वजह से हमको कोई चीज नहीं दिखती प्रत्यक्ष से, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बाधक हेतु ऐसे बोलते हैं। प्रत्यक्ष बाधक हेतु 8 है और ये 5 मार्क का आपको क्वेश्चन ऐसे क्यों। सबसे पहला टाइप जो है हमारा प्रत्यक्ष बाधक हेतु में, वो कौन सा है, तो अति दूरात। अब अति दूरात क्या है ये समझो। देखो हमें बता रहा है उसका, अति दूरात मतलब बहुत ज्यादा दूर होने के वजह से हमको कोई चीज नहीं दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कि आकाश में उड़ने वाले पंछी, मतलब जो आकाश है हमारा उसमें उड़ने वाले पंछी हमको कुछ टाइम बाद आंखों से दिखना बंद हो जाते हैं। ओके, ये उसका एग्जाम्पल है। सामीप्यात, देखो सामीप्यात का मतलब क्या होता, ऐसी प्रत्यक्ष वस्तु जो बहुत नजदीक होने के वजह से हमको दिखती नहीं है। उदाहरण क्या है इसका, कि जो आंखों में का काजल है वो हमको दिखाई नहीं देता। आंखों में का काजल दिखाई देता है क्या, नहीं। उसके बाद इंद्रिय घातात, मतलब इंद्रिय के घात के वजह से कोई चीज का ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता है, उसको हम इंद्रिय घातात बोलते हैं। जैसे कोई मनुष्य बहरा हो गया है तो उसको शब्द सुने नहीं आता, ये उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद मनोअवस्था,
मनोअवस्था का बहुत सिंपल मीनिंग है कि हमारा मन वहां पर प्रेजेंट नहीं, वी आर फिजिकली प्रेजेंट देयर बट मेंटली वी आर नॉट देयर। ठीक है, इसका मतलब है मनोअवस्था। मतलब मन तो हमारा वहां पर है, लेकिन हमारा जो एकाग्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो वहां पर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भौतिक शास्त्र, मतलब भौतिक शास्त्र पता है ना आपको, भौतिक शास्त्र के त्रास में मन न लगना। बहुत सारे बच्चों के ऐसा रहता है कि संस्कृत के लेक्चर में उनका दिल नहीं लगता, अब तो यही मनोअवस्था आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर, लेकिन मेंटली हम हमारा दिमाग वहाँ पर नहीं रहता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, मनोअवस्था। उसके बाद सौष्मात। सौष्मात बोले तो बहुत छोटी चीज़ है, उसकी वजह से हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन वो प्रेजेंट होती है। जैसे सिर में के जुए, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर धूल का कण। ठीक है, व्यवधानात मतलब आवरण के वजह से, किसी चीज़ पे आवरण के वजह से हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, प्रत्यक्ष बाधक हेतु बन जाती है। प्रत्यक्ष बाधक बन जाती है। जैसे कि शरीर के अंदर इंद्रिय है, लेकिन उसके ऊपर स्किन का आवरण, त्वचा का आवरण होने की वजह से हमको इंद्रिय नहीं दिखते। उसके बाद अभिभावत मतलब दूसरा अर्थ पराभव, दूसरा का जो रहता है, दूसरा चीज़ जो रहती है, वो क्या हो जाती है, पराभव हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बड़ा आवाज़ छोटे आवाज़ को दबा देता है। ओके, ये है अभिभावत। उसके बाद सामन व्यवरात। सामन व्यवरात मतलब अडल्ट्रेशन। मतलब अडल्ट्रेशन समझता है ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला देना, और वो उसके वजह से हमको क्या नहीं होता, प्रत्यक्ष बाधक हेतु बन जाता है वो। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि जो चावल है हमारे, वो चावल एक अच्छे चावल थे और एक बुरे चावल थे, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसके वजह से हमको चावल की जो टाइप्स है वो समझ में नहीं आ रहे हैं कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। अब यहाँ पर इंद्रिय प्राप्यकारित्व, ये भी 5 मार्क का एसक्यू बन सकता है आपको, बहुत प्रोबेबल है। मतलब जो इंद्रिय प्राप्यकारित्व का मतलब है कि इंद्रिय उसका ज्ञान ग्रहण कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम इंद्रिय प्राप्यकारित्व ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सो एकदम शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। एकदम शॉर्ट में ऐसे ही लिखना है आपको, थोड़ा इलेबोरेट कर देना है अपने अपने दिल से। तो जो आत्मा रहती है, मन रहता और इंद्रिय रहता, इनका अर्थ से संयोग होता है। ठीक है, हमने पिछले पहले भी देखा था कि आत्मा, मन एवं इंद्रिय, इनका अर्थ से संयोग, मतलब जो चीज़ का ज्ञान लेना है हमको, उस चीज़ से इसका संयोग होता है। उस चीज़ के संयोग के बाद स्पर्श ज्ञान इंद्रिय, मतलब त्वचा जो रहती है हमारी, वो सारे शरीर में व्याप कर रहती है, सारे शरीर में रहती है त्वचा। उसका क्या होता है कि मन से संयोग होता है। किससे संयोग होता है, स्पर्श ज्ञानेंद्रिय का, त्वचा का मन से संयोग होता है। और मन से संयोग होने के बाद वही चीज इंद्रिय आकलन करती है उसका, और आकलन करने के बाद वो बुद्धि के पास भेजती है, और बुद्धि के पास भेजने के बाद बुद्धि उसका क्या करती है, कर्म कर्म करती है उस पर, मतलब उस पर एक्शन लेती है। समझ में आ गया, गुड। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, महाभूत अधिक्य इंद्रिय, जो महाभूत अधिक्य इंद्रिय में रहता, उस गुण के वजह से वो, उस गुण के वजह से, जैसे हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी में कौन सा गुण अधिक रहता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है ना, तो वो गुण जो रहता है, कि वो गुण स्पेसिफिक चीज़ें उसको क्या करती है, उसके अर्थ से संयोग कराती है। ऐसा किसने बोला हुआ है, हमारे आचार्य सुश्रुत ने बोला हुआ है। वो संयोग होने के बाद उसका बुद्धि आकलन करती है। ठीक है, आयुर्वेद में आयुर्वेद में जो इंद्रिय है हमारे, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का मर्यादा है, वो मर्यादा बताई गई हुई है। और उसके साथ साथ आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण का इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी बताया हुआ है। तो श्रोत्र प्रत्यक्ष से आवाज़ का ज्ञान ले सकते हैं हम, स्टेथोस्कोप हो गया, जल संचित मतलब शीटिंग डलनेस हो गया, आटोप हो गया, पेट का आवाज़ हो गया, ये सब चीज़ें हम कान से सुन सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट रहती है। किस चीज़ में इफिशियंट रहती है, तो ये चीज़ इफिशियंट रहती है काय में, हमारे रोग निदान में। ओके, उसके बाद स्पर्श प्रत्यक्ष। स्पर्श प्रत्यक्ष क्या कर सकते हैं हम, हाथ लगा के देख सकते हैं पेशेंट को, दर्शन ले सकते हैं उसका, स्पर्शन विविध आकार के अवयव का दर्शन स्पर्शन कर सकते हैं। यकृत प्लीहा की वृद्धि को हम स्पर्श करके देख सकते हैं। शरीर का तापमान कठिन है, शरीर का तापमान देख सकते हैं, शरीर कठिन है, मृदु है, खर है, रुक्ष है, इसका ज्ञान हमको स्पर्श से होता है। उसके बाद चक्षु का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मल मूत्र रक्त पित्त नील, इसका वर्णन कर सकते हैं हम आंखों से देख के कि इसका वर्ण कैसा है, इसकी वो कर सकते हैं। एक्सरे होगा, सोनोग्राफी होगा, माइक्रोस्कोप हो गया, अल्ट्रास्कोप हो गया, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम चक्षु से देख सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद रसना प्रत्यक्ष से क्या कर सकते हैं, तो रासायनिक द्रव्यों का वापर करके हम परीक्षण कर सकते हैं और उसका टेस्ट देख सकते हैं हम। उसके बाद घ्राण प्रत्यक्ष से प्राकृत एवं विकृत गंध का हम परीक्षण कर सकते हैं। गंध मतलब क्या होता है, खुशबू, या फिर
बास किसी चीज़ की, ठीक है। उसके बाद गंध, मल, मूत्र का, वमन का, ये सब चीज़ का हम गंध चेक कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रिय विज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का यहाँ से आपको बनेगा या फिर 10 मार्क का आपको आ सकता है। इंद्रिय विज्ञान इज नथिंग बट जो 5 इंद्रिय हमारे, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। वैसे भी आपने रचना शारीर, क्रिया शारीर और संहिता अध्ययन सब में इंद्रिय पढ़े हुए हैं, 5 इंद्रिय होते हैं। वही ये 5 इंद्रिय कौन से हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार जो पंच ज्ञानेंद्रिय, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति उसकी अवक्त प्लस महंत, अवक्त से महंत बना मतलब बुद्धि बनी, बुद्धि से अहंकार बना, अहंकार से पंच तन्मात्रा बने, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत बने और पंच महाभूत से ही एकादश इंद्रिय बने हैं। एकादश इंद्रिय कौन से पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और साथ ही साथ हमारा उभयात्मक मन एक, ठीक है। आयुर्वेद ने इंद्रिय की उत्पत्ति पंच महाभूत से बताई हुई है। बेराज सांख्य के हिसाब से इंद्रिय सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार के सहाय से, दोनों सहाय से उत्पन्न हुई है और एक दशा, और इन्होंने सांख्य दर्शन ने जो इंद्रिय है उनको अपांच भौतिक माना है कि पांच भौतिक से नहीं बना हुआ है क्या हमारा पंच ज्ञानेंद्रिय, ओके सॉरी एकादश इंद्रिय। उसके बाद वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद दिया है। हमने दर्शन के लेक्चर में देखा था, वन शॉट की सीरीज में, कि वैशेषिक दर्शन का जो वैशेषिक के अनुसार जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हुई हैं, तो वो सब के सब परमाणु से बनी हुई हैं। और परमाणु जैसे कि चक्षु का जो परमाणु है उसका रूप ग्रहण मतलब तेज महाभूत से ये बना हुआ है। चक्षु, चक्षु मतलब हमारी आंखें, ओके। उसके बाद हमारी बात कर लेते हैं हम इंद्रिय भेद व संख्या। तो करण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 मार्क के लिए आपको ये टेबल आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ओके 10 मार्क। चलो ठीक है। तो करण, बाह्यकरण और अंतकरण। बाह्यकरण 10 विध है और अंतकरण में डिफरेंट टाइप्स गिरते हैं सांख्य, योग और वेदांत के अनुसार। तो हम पंच जो बाह्यकरण है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बाह्यकरण में क्या क्या आता है, तो पंच ज्ञानेंद्रिय आते हैं और पंच कर्मेंद्रिय आते हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रिय कौन से है, तो श्रोत्र स्पर्श चक्षु रसना घ्राण। पंच कर्मेंद्रिय कौन से है, तो वाक पानी पाद पायु उपस्य, ठीक है। ये पंच कर्मेंद्रिय हमारे। अंतकरण ने सांख्य ने 3 बताए हुए, मन बुद्धि अहंकार। योग ने 4 बताए हुए, मन बुद्धि अहंकार चित्त। वेदांत ने 5 बताए हुए, मन बुद्धि अहंकार चित्त और आत्मा, ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम पंच ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय पंचक की बात कर लेते हैं। इंद्रिय तुल्य योनित्व भी इसको बोल सकते हैं हम। इसके बिना पेपर नहीं बनता आपका पदार्थ का, पेपर 2, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। 5 मार्क तो यहाँ से आ ही जाएंगे। देखो, इंद्रिय पंचक मतलब क्या होता कि इंद्रिय का 5 इसमें हम डिवीजन करते हैं। सबसे पहले पंचेंद्रिय को रखते हैं। पंचेंद्रिय के द्रव्य कौन से हैं ये रखते हैं। पंचेंद्रिय का अधिष्ठान कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर रहते हैं। और पंचेंद्रिय का अर्थ क्या है, मतलब वो क्या काम करते हैं लिटरली, वो है अर्थ। पंचेंद्रिय की बुद्धि कौन सी होती है वो इसका इसमें बताया हुआ है। तो पंचेंद्रिय हमको पता ही है, श्रोत्र स्पर्शन चक्षु रसना घ्राण, बताया मैंने ऊपर ही। श्रोत्र मतलब हमारे कान, स्पर्श मतलब हमारी त्वचा, चक्षु मतलब हमारे नेत्र, रसना मतलब हमारी जीवा मतलब जीभ हमारी जबान, और घ्राण मतलब नासा मतलब नाक हमारी। चलो, पंचेंद्रिय के द्रव्य कौन से है, तो श्रोत्र के आकाश है, स्पर्श का वायु है, चक्षु का तेज है, रसना का जल है, घ्राण का पृथ्वी है। पंचेंद्रिय का अधिष्ठान कौन सा है, मतलब कहाँ पर रहते हैं श्रोत्र, तो कर्ण मतलब कान में रहते हैं श्रोत्र। स्पर्शन का क्या है, त्वचा है। चक्षु का क्या है, नेत्र है, नेत्र मतलब आंखें। रसना का क्या है, जीवा है। घ्राण का क्या है, नासा है मतलब नाक है। पंचेंद्रिय का अर्थ क्या है, काम क्या करते हैं ये, ओके, इसका अर्थ क्या है, तो श्रोत्र का क्या है, शब्द है। स्पर्श का क्या है, स्पर्श ही स्पर्शन का। चक्षु का क्या है, रूप है। रसना का क्या है, रस है। और घ्राण का क्या है, तो गंध है। बहरहाज पंचेंद्रिय बुद्धि देखे हमने, तो श्रोत्र का श्रोत्र बुद्धि है, स्पर्शन का स्पर्शन बुद्धि है, चक्षु का चक्षु बुद्धि है, रसना का रसन बुद्धि है और घ्राण का घ्राण बुद्धि है। बहरहाज हम बात कर लेते हैं कर्मेंद्रिय की। तो कर्मेंद्रिय 5 है, हस्त पानी पाद पायु उपस्या जीवा, ठीक है। ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय। तो हस्त, चरक के मत के अनुसार इनका कार्य क्या है, तो धारण करना है। सांख्य के अनुसार इनका कार्य क्या है, तो आदन करना है। और महाभूत कौन सा अधिक है इसमें, तो वायु है। पाद मतलब पैर हमारे, हस्त मतलब ठीक है, गमन करना है, ठीक है। चरक के मत के अनुसार, सांख्य के मत के अनुसार विहरण करना है। और महाभूत अधिक्य क्या है इनमें, तो तेज है, ओके। उसके बाद गुद वायु का चरक के मत के अनुसार कार्य क्या है, तो मल विसर्जन। सांख्य के मत के अनुसार भी वही है, उत्सर्जन। और महाभूत अधिक्य कौन सा है, इसमें जल है। उसके बाद उपस्य की बात कर लेते हैं हम। तो चरक के मत के अनुसार मूत्र विसर्जन है इसका काम, वेयर सांख्य मत के अनुसार आनंद है इसका काम। और महाभूत अधिक्य इसमें पृथ्वी देखने को मिलता है। उसके बाद जीवा का काम क्या है, तो वाक पानी मतलब वचन करना,
चरक के मत अनुसार वाक पानी का इसका कार्य है, वह सांख्य के मत के अनुसार वचन का कर्म है इसका, और महाभूत अधिक केस में आकाश देखने को मिलता है। तो इतना ही हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसके बाद हम अनुमान प्रमाण देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुमान प्रमाण। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट वाइटल टॉपिक, और इसमें से एक LAQ, एक SAQ और 4 MCQs आपको पूछे जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा कवर अप करता है ये, बहुत ज़्यादा वेटेज भी है इसको। सो इम्पोर्टेंट से देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि अनुमान प्रमाण क्या है। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम निरुक्ति से। अनुमिति कर्णम अनुमानम, किसी चीज का अनुमान लगाने को हम क्या बोलते हैं? अनुमान प्रमाण बोलते हैं। ओके, समझ में आया? गुड। सो इसकी निरुक्ति क्या है? अनुमिति कर्णम अनुमानम, मतलब अनुमिति यथार्थ अनुभव प्रकार हुए। अनुमिति यह अनुमान का यथार्थ अनुभव ऐसा होता है। ठीक है, हेतु, सबसे पहले हेतु को देखते हैं हम, और हेतु को देखने के बाद अप्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान होने वाले ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अनुमान ऐसे बोलते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे हमको दूर कहीं पर एक धुआं दिख रहा है, और वो दूर से हमको क्या पता चल सकता है कि यहाँ पर अग्नि हो सकती है, मतलब आग हो सकती है, ऐसा इसका उदाहरण दिया हुआ है। लक्षण क्या है इसका? तो युक्ति के अपेक्ष से तर्क का समझना। तर्क यह अप्रत्यक्ष ज्ञान है। युक्ति मतलब पदार्थ विज्ञान की व्याप्ति होती है और अनुमान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब ये युक्ति क्या है, तर्क क्या है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। सो थोड़ा धीरज रखो। अनुमान के लिए, अनुमान ज्ञान होने के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं? तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 5 मार्क का SAQ बनेगा, मतलब बनेगा। ठीक है, 13 पॉइंट है, वो 13 पॉइंट हम देख लेते हैं कि ये 13 पॉइंट जो है वो अनुमान के ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। सबसे पहला हेतु। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर धूल का और अग्नि का लिया हुआ है। धुआं दिख रहा है हमको कहीं पर, तो उससे ये समझो एक पर्वत है, वो पर्वत पे, पर्वत समझता है ना? गुड। तो पर्वत पे हमको क्या दिख रहा है? धुआं दिख रहा है। तो उस वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भैया वहाँ पर आग होगी। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हम कि अनुमान के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है हेतु। हेतु मतलब धूर होना, जिसके सहाय से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति किस वजह से हो रही है? हमको धूर की वजह से। अब साध्य क्या है? तो हेतु द्वारे जैसी सिद्धि होते, मतलब हेतु के वजह से उसकी सिद्धि होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? साध्य बोलते हैं। जैसे धूर को देख के, धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होना। उसके बाद पक्ष, पक्ष का मतलब ठिकान, जगह, वो साध्य जहाँ पर है, मतलब है साध्य। साध्य समझ में आ गया ना? दूर ज्ञान, अग्नि का ज्ञान होना दूर की वजह से। तो जो ये पक्ष है, पक्ष का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ पर है। तो जैसे कि धूर पर्वत पे दिखाया हमको। ओके, उसके बाद पक्षता। पक्षता क्या है? साध्य असून सिद्ध व्हायचे असते, मतलब ये सिद्ध नहीं हुआ है वहाँ पर। धूल हमको धुआं दिख रहा है, तो वहाँ पर अग्नि होंगी, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। उसके बाद है पक्षता। पक्षता का मतलब साध्य हुआ है, बोल दिया है मैंने। सपक्ष मतलब वो ठिकान पर यहाँ पर क्या हो सकता है? हाँ भाई, जो ठिकान पर साध्य की निश्चयति हो सकती है। जैसे धूर एवं अग्नि एकत्र हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो स्वयंपाक घर में हमको देखने को मिलते हैं। ये हमने पहले देखा हुआ था। तो ये क्या हो गया? सपक्ष। अब विपक्ष क्या है? तो इसके अपोजिट सपक्ष के, मतलब जो ठिकान पे हमको वो साध्य हो ही नहीं सकता, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे विपक्ष का मतलब उदाहरण के तौर पे समझिए कि सरोवर में अग्नि कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा यहाँ पर विपक्ष दिया हुआ है। उसके बाद व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब हेतु और साध्य में का अटूट संबंध, मतलब जहाँ पर भी आपको आग दिखेगी वहाँ पर आपको धुआं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? व्याप्ति बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हेतु और साध्य का अटूट संबंध को ही व्याप्ति बोला जाता है। उसके बाद व्यापक, मतलब जो साध्य व्याप रहा है उसको हम व्यापक बोलेंगे, और जो साध्य रहता है वो हमेशा व्यापक रहता है। जैसे अग्नि होगी हमारी। और व्याप्य, व्याप्य मतलब व्यापने वाला, उसमें व्यापने वाला मतलब जो हेतु है वो हमेशा क्या रहेगा? व्याप्य रहेगा। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है धूर। ओके, उसके बाद है पक्षधर्मता। पक्षधर्मता क्या है? कि हेतु का पक्ष पे रहना, मतलब धूल का जो धुआं है हमारा वहाँ, वो यहाँ पर क्या है?
पर्वत है। उसके बाद परामर्श मतलब व्याप्ति हो गई हमको और पक्षधर्मता का भी ज्ञान हो गया है, इसको हम परामर्श बोलेंगे। उसके बाद अनुमिति मतलब परामर्श में से होने वाला ज्ञान को ही हम अनुमिति बोलेंगे। और अनुमान मतलब अनुमिति के ज्ञान के वजह से बुद्धि में जो पहले अनुभव हुआ था, हमको पहले अनुभव किया हुआ था, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अनुमान ऐसे बोलेंगे। अनुमान के प्रकार हमने अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे चरक के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार और तर्क संग्रह के अनुसार ये तीन अनुमान प्रकार पढ़ने हैं। चरक के अनुसार हमने भूतकालीन चरक ने तीन टाइप्स के अनुमान बताए हैं, भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन। वैराज न्याय दर्शन ने भी तीन काल बताए हुए हैं, तीन अनुमान के प्रकार बताए हुए, शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट। और तर्क संग्रह ने दो ज्ञान बताए हुए, एक स्वार्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान। ये तर्क का जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना दिया इसको। ओके, हाँ चलो, तो चरक के अनुसार देखते हैं हम, ठीक है। अनुमान के लक्षण, तो अनुमान खलु तर्क युक्ति अपेक्षा, ठीक है। लक्षण इन्होंने क्या बताया हुआ है कि अनुमान ये तर्क के युक्ति के वजह से होता है। अनुमान के भेद कितने बताए इन्होंने, तो तीन भेद बताए। कौन से वर्तमान, वर्तमान मतलब कौन सा, जो अभी फिलहाल में है उसको हम वर्तमान अनुमान प्रकार भी बोल सकते हैं चरक के अनुसार। मतलब कैसा, अग्नि के धूर धूर धूरावरुण अग्निचे ज्ञान होने, ठीक है। जैसे हम धूर को देख रहे हैं, हमारे आंखों से देख रहे हैं, तो उस वजह से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अग्नि होगी भाई, ठीक है। उसके बाद भूतकालीन, वर्तमान के हेतु के वजह से जो भूतकाल का साध्य अनुमान हुआ है उसको हम भूतकालीन ऐसे बोलते हैं। मतलब जो कार्य है उसके वजह से कारण का क्या करना, अनुमान लगाना। जैसे हमने किसी गर्भ 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 महिला को देखा तो हम ये समझ में आ जाता है कि गर्भ के दर्शन को देख के ये समझ में आ जाता है कि इन्होंने पहले मैथुन किया होगा। समझ में आया, गुड। उसके बाद मैथुन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद भविष्यकालीन, भविष्यकालीन का मतलब क्या है, तो वर्तमान के हेतु को देख के अप्रत्यक्ष ऐसे ज्ञान का क्या करना, अनुमान करना, इसको भविष्यकालीन बोलते हैं। कारण के ऊपर से कार्य का अनुमान लगाना, उदाहरण के तौर पे बीज को देख के उसका वृक्ष का ज्ञान लगाना। जैसे हमने बीज को बो दिया और बीज को बोने के बाद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमने इसको अच्छा ऋतु, अनुभू और क्षेत्र दिया तो ये बड़ा होकर कुछ दिनों बाद ये बड़े वृक्ष में तब्दील होगा, ठीक है। अनुमान प्रकार, हेतु और साध्य। तो वर्तमान कालीन में हेतु क्या रहता, तो वर्तमान काल में ही रहता, भूतकालीन में भी हेतु क्या रहता, तो वर्तमान काल में ही रहता, और भविष्य काल में भी वर्तमान काल में ही रहता हेतु, ओके। लेकिन साध्य जो रहता, तो वर्तमान काल में वो क्या रहता, साध्य वर्तमान काल में रहता है, भूतकाल में भूतकाल में ही रहता है, और भविष्य काल में भविष्य काल में ही रहता है। साध्य मतलब जो हम अनुमान लगा रहे हैं, ओके। समझ में आ गया आपको, गुड। उसके बाद न्याय दर्शन के हिसाब से पूर्ववत, शेषवत और सामंत्यो दृष्ट। पूर्ववत, ये जो न्याय दर्शन का पूर्ववत है वही चरक के अनुसार भविष्यकालीन है, जो शेषवत है वही चरक के अनुसार भूतकालीन है, और जो सामान्य तो दृष्ट है वो वर्तमान कालीन है चरक के अनुसार। अब तर्क संग्रह के हिसाब से हम अनुमान प्रकार के प्रकार देख लेते हैं। तो दो प्रकार है, एक है स्वार्थ अनुमान और एक है परार्थ अनुमान। तो स्वार्थ अनुमान मतलब जो स्वत का संशय दूर करने के वास्ते किया जाता है अनुमान, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वार्थ अनुमान बोलते हैं, ठीक है। नाम ही बता रहा है उसका, स्वार्थ अनुमान मतलब स्वत का, खुद का संशय दूर करने के लिए किया हुआ अनुमान, ओके। तीन अवस्था खलील प्रमाण, ठीक है। इसके तीन अवस्था, हमने पांच अवस्था देख सकते हैं, इसको पांच अवस्था में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हेतु का दर्शन करना। हेतु दर्शन मतलब पक्ष पे, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा उदाहरण वही चल रहा है, धूर और अग्नि, धुआं और अग्नि, ठीक है। अग्नि मतलब आग, तो पक्ष पे हेतु देखना, जैसे कि पर्वत पे धूर देखना, ये होगा हेतु का दर्शन, ओके। साध्य संशय, साध्य संशय मतलब वो हेतु पे साध्य का अस्तित्व हो सकता है क्या, जैसे कि धूल, धूर म्हटल्यावर तिथे अग्निसुद्धा अशी शंका आहे की हम धूर है वहाँ पर, तो वहाँ पर अग्नि होगी क्या, ये संशय आना अपने दिमाग में। तो व्याप्ति स्मरण, पहले स्मरण होगा अपने को कि यार हमने पहले भी देखा था स्वयंपाक घर में, स्वयंपाक घर मतलब जहाँ पर खाना बनाते थे, वहाँ पर हमने देखा था कि हाँ भाई, जहाँ पर वहाँ पर अग्नि थी, और अग्नि होने के साथ साथ वहाँ पर धुआं भी था। तो हाँ, यहाँ पर भी धुआं हो सकता है, यहाँ पे भी धुआं है, इसका मतलब अग्नि भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लिंग परामर्श मतलब ऊपर दिए हुए
अग्नि और धूल के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि पर्वत पे भी यहाँ पर वो हो सकता है, क्या हो सकता है, धुआं है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्वयंपाक घर में भी धुआं था तो यहाँ पर भी धुआं है, इसका मतलब यहाँ पर भी पर्वत पे भी अग्नि होंगी जैसे स्वयंपाक घर में अग्नि थी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अनुमिति। अनुमिति मतलब त्या पर्वत असेल असे, अनुमिति मतलब हमने डायग्नोसिस कर लिया, रोग का निदान कर लिया, मतलब हमको समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पर धुआं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अग्नि होगी। ठीक है, ये मैं इतनी लॉजिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, यही बताया हुआ है वही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरे दिल से मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। ओके, उसके बाद परार्थ अनुमान देख लेते हैं। तो स्वतः अब खुद का संशय दूर हो गया हमारा। ठीक है, खुद का संशय दूर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे के मन में का संशय दूर करेंगे। जैसा मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा है अरे कुछ भी बोल रहा है क्या, धुआं है वहाँ पे तो आग रहेगी, तो मैं अब उसका संशय दूर करने के वास्ते क्या करूँगा, तो उसके वास्ते 5 अवयव वाक्य यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, 5 अवयव वाक्य। मैं उसको सिद्ध कैसे करूँगा, वो सिद्ध करने के लिए मेरे को 5 अवयवी वाक्य लगेंगे। वो 5 अवयवी वाक्य क्या है, तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि, पंचावयवो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचावयव आपको आ सकता है एग्जाम में एसएक्यू के फॉर्मेट में। ओके, सो सबसे पहले मैं प्रतिज्ञा लूँगा कि हाँ भाई मेरे को ये सिद्ध करने का है कि अग्नि पे, पर्वत पे अग्नि है, तो ये होगी हमारी प्रतिज्ञा। सबसे पहला ये चीज़ कर ली मैंने। फिर उसके बाद हेतु, कि उसको समझाऊंगा मैं कि भाई वहाँ पर धुआं है, देख जरा गौर से। ठीक है, इसको क्या बोल दिया मैंने, हेतु बोल दिया। उसके बाद उसको उदाहरण बताऊंगा कि जहाँ पर धूल रहता है, धुआं रहता है, वहाँ पर अग्नि रहती है, जैसे स्वयंपाक घर। तूने अपने किचन में देखा ना था क्या कि अपन ने वो लकड़ियाँ जलाए थे बिरयानी बनाने के वास्ते, तो वो बिरयानी बनाने के वास्ते अपन ने जो लकड़ियाँ जलाए थे वहाँ पर धुआं निकल रहा था, तो यहाँ पर भी धुआं निकल रहा है देख पर्वत पे, तो यहाँ पर भी अग्नि होगी। ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया। उसके बाद उपनय, मतलब कि उदाहरण के अनुसार उसको साध्य का समर्थन कराऊंगा कि देख यहाँ पर भी है, पर्वत में भी क्या है, धुआं है। ठीक है, तो समझ जा। और निगमन, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भाई ये 4 वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकल रहा है कि वहाँ पर धुआं है, भाई तूने स्वयंपाक घर देखा था, यही है। उसके बाद व्याप्ति के प्रकार कितने हैं, तो व्याप्ति के 2 प्रकार हैं, एक है अन्वय और एक है व्यतिरिक्त। तो अन्वय क्या है और व्यतिरिक्त क्या है वो हम इस अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले अन्वय व्याप्ति, होकारात्मक विधान से जो सिद्ध होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अन्वय व्याप्ति। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, यहाँ पर धुआं है तो यहाँ पर अग्नि भी होगी। उसके बाद व्यतिरिक्त व्याप्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति जो अभाव से सिद्ध होती है। व्यतिरिक्त व्याप्ति मतलब जो अभाव होणारी व्यक्ती म्हणजे जिसका अभाव से दूसरे अभाव के नहीं रहना, इसी चीज़ को हम व्यतिरिक्त व्याप्ति बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे से समझो कि जिथे अग्नि नहीं तिथे धूल ही नहीं, मतलब कि जहाँ पर अग्नि नहीं है वहाँ पर धूल भी नहीं रहेगा, सिंपल है। और जहाँ पर धूल नहीं है वहाँ पर अग्नि भी नहीं रहेगी, ये क्या है, व्यतिरिक्त व्याप्ति। अब ये जो है ना, तो इसके बाद की बात कर लेते हैं। अन्वय और व्यतिरिक्त लिंगाचे 3 प्रकार पडतात। अन्वय और व्यतिरिक्त लिंग इसके 3 प्रकार गिरते हैं। एक है केवल अन्वयी लिंग हेतु और एक है केवल व्यतिरिकी और अन्वय व्यतिरिकी हेतु। ठीक है, अब केवल अन्वयी हेतु क्या है, तो हेतु हा असा ज्याने अन्वयात्मक विधानाचा अनुमान सिद्ध होते, व्यतिरिकी अनुमान सिद्ध होत नाही। व्यतिरिकी ने जिससे व्यतिरिक्त से हमको केवल अन्वयी में से सिद्ध नहीं होता है अनुमान, इसको हम केवल अन्वयी लिंग हेतु ऐसे बोलते हैं। अब केवल व्यतिरिकी क्या है, तो हेतु के जिससे व्याप्ति सिद्ध होती है उस चीज़ को केवल व्यतिरिकी हम बोलते हैं। उसके बाद अन्वय व्यतिरिकी हेतु, जो हेतु के वजह से व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है उसको अन्वय व्यतिरिक्त हेतु बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिसमें से हेतु सिद्ध नहीं होता है, जैसे कि जहाँ पर अग्नि नहीं वहाँ पर धुआं भी नहीं। ठीक है, गुड। उसके बाद हेतु, व्याख्या व स्वरूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेतु की व्याख्या क्या है और उसका स्वरूप क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको ध्यान से देखना है। तो साध्य साध्यनम हेतु मतलब पक्ष पे साध्य सिद्ध करने के लिए जो पुरावा देते हैं हम उसको हम हेतू बोलते हैं। ठीक है, माहीत नसलेल्या गोष्टीच्या अपेक्षाने अज्ञात गोष्टीचा अनुमान लावणे हे याच्यातून सिद्ध होते। म्हणजेच आता समजा इथं की एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर कि जो चीज़ हमको मालूम नहीं है, अज्ञात है वो चीज़, उस चीज़ के अनुमान लगाने को पक्ष एवं साध्य लगता है, वो हेतु के द्वारा सिद्ध होता है। हेतु को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया हुआ है अनुमान प्रमाण में। इज इट क्लियर, गुड। इसके बाद
उदाहरण के तौर पे धूर हा हेतु है, अग्नि हा साध्याचे ज्ञान है। धूर क्या है हमारा, धूर हमको दिख रहा है इसलिए वो क्या है, हेतु है। ठीक है, इससे हमको सिद्ध क्या करना है, तो साध्य सिद्ध करना है कि वहाँ पर अग्नि है, ये क्या है, साध्य है। मैंने पहले ही आपको ध्यान से पढ़ाया था कि साध्य, हेतु और साध्य क्या है। अब हेतु प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेतु के प्रकार दो टाइप के गिरते हैं, एक सदयोग और एक असदयोग। सदयोग मतलब जो योग्य होने वाला ज्ञान, और साध्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान। असद हेतु, अहेतु हेतुआभास मतलब जो अयोग्य ज्ञान है। ओके, समझ में आ गया आपको। सद हेतु क्या है, तो सद हेतु का मतलब मैंने समझा दिया, जो ज्ञान सम्यक ज्ञान है और वो करेक्ट है और वो सही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सद हेतु ऐसा बोलते हैं। इज इट क्लियर। जैसे कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां पर हमको धुआं दिखेगा वहां वहां पर अग्नि होगी ही होगी। सद हेतु के 5 लक्षण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SQ या फिर LQ तो नहीं बनेगा, इसका SQ बनेगा। तो पक्षे सत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम और अबाधित्वम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखो। पक्ष का हेतु पे उपस्थित रहना, ये क्या हो गया, पक्षे सत्वम हो गया। मतलब पर्वत के ऊपर हमको धुआं दिखना, ये क्या है, पर्वत क्या है, पक्ष है, और धूम क्या है, हेतु हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पक्षे सत्वम। ठीक है, पक्ष पे हेतु की उपस्थिति होना। सपक्षे सत्वम, हेतु पे सपक्ष भी रहना। मतलब सपक्ष मतलब पहले दी हुई चीज हमने, जैसे स्वयंपाक घर क्या हो गया हमारा, मतलब किचन क्या हो गया हमारा, ये सपक्ष हो गया, और धूर क्या हो गया, ये हेतु होगा। मतलब हेतु और सपक्ष में एक बराबर से क्या होना, सकारात्मक उदाहरण होना। उसके बाद विपक्ष असत्वम, विपक्ष असत्वम मतलब हेतु ये विपक्ष पे नहीं रहना चाहिए, नकार देना चाहिए। जैसे हमने जलाशय में हमको धुआं दिखेगा ही नहीं, और दिखा भी तो वहाँ पर आग नहीं होगी, ये इसका मतलब है विपक्ष असत्वम। मतलब निगेटिव, जो नकारात्मक सेंटेंस है वहाँ पर हमको ये हेतु नहीं दिखना चाहिए। असत प्रतिपक्षत्वम मतलब विरोधी भाव, शुद्धा विरोधी भाव को भी हमने सत प्रतिपक्षत बोला जाता है। मतलब एक पर्वत है, वो पर्वत पे हिम वर्षा हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश मतलब हिम की बारिश हो रही है, मतलब बर्फ की बारिश हो रही है, और वहाँ पर हमको अग्नि मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ये क्या हो गया, असत प्रतिपक्षत्वम हो गया, वहाँ पर अग्नि नहीं हो सकती। तो वहाँ पर हमको धुआं भी दिखा, धुआं दिख ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, असत प्रतिपक्षत्वम हो गया। अबाधित्वम का मतलब, अबाधित्व उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि पर्वत पे अग्नि दिखने के बाद धूम, ये क्या हो जाती, निरुपयोगी हो जाती। जैसे हमने पर्वत पे अग्नि देख ली, तो हम धुएं से अनुमान क्यों लगाएंगे, अब छोड़ दो ना धुएं को। तो इसका मतलब क्या है, अबाधित्वम। उसके बाद असद हेतु, जिसको हेतुआभास बोला हुआ है, और अहेतु भी बोला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, और ये आपको 10 मार्क के लिए आने वाला है। 10 मार्क LAQ। एक्सप्लेन असद हेतु चरक के अनुसार, तर्क के अनुसार, या फिर हाँ, दो ही है, चरक और तर्क के हिसाब से। अब चरक के हिसाब से देख लेते हैं हम। फिर सबसे पहले तो तर्क संग्रह के अनुसार देखते हैं, फिर उसके बाद तर्क संग्रह के बाद हम देखेंगे तर्क संग्रह के बाद सबसे पहले हम चरक के देख लेते हैं। तो चरक ने इनको 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक प्रकरण सम, एक संचय सम और एक वर्ण्य सम। वैराज तर्क संग्रह ने इनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक सविविचारी, एक विरुद्ध, एक सप्रतिपक्षता, एक असिद्ध और एक बाधित। तो यहाँ से आपको जो चरक, तो यहाँ पर हेतुआभास हम पहले तर्क संग्रह के हिसाब से देख लेते हैं। तो सविविचारी, विरुद्ध, सप्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, इतने इन्होंने क्या दिए हुए, इतने टाइप्स बताए हुए हेतुआभास के। सबसे पहले सविविचारी देख लेंगे हम। तो अनैतिक हेतुआभास भी बोला जाता है इसको, सविविचारी को। ठीक है, और सविविचारी हेतुआभास क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो सविविचार में साधारण हेतुआभास देखेंगे सबसे पहले। सविविचारी साधारण हेतुआभास ये देखने वाले हैं। ठीक है, हेतु जेव्हा पक्ष सपक्ष व विपक्ष सुद्धा उपस्थित असतो, मतलब जो सविविचारी साधारण हेतुआभास है। अब मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझाने में, लेकिन आपको ऐसे लगेगा क्या बात कर रहे हो भैया, लेकिन यही है इसका जो है वो सब। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। तो पर्वत पे अग्नि भी है और वहीं पर सरोवर भी है, तो ये क्या हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पर्वत है, वहाँ पर अग्नि भी है और वहाँ पर सरोवर भी है, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसी को क्या बोलते हैं हम,
साधारण सव्यविचारी हेतुआभास. ओके. उसके बाद असाधारण सव्यविचारी हेतुआभास. हेतु फक्त पक्षावर राहत असतो. मतलब जो हेतु है वो सिर्फ पक्ष पे रहेगा, सपक्ष और विपक्ष पे नहीं रहेगा. जैसे पृथ्वी ये द्रव्य इतर द्रव्य से भिन्न है क्योंकि उसमें गंध गुण है. ठीक है. लेकिन पक्ष यहाँ पर पृथ्वी हो गया, हेतु यहाँ पर गंध गुण हो गया, और साध्य इतर द्रव्य से भिन्न हो गया. इतर द्रव्य से भिन्न नहीं है वो. ठीक है. ये क्या हो गया? असाधारण से विचारी हेतुआभास. उसके बाद अनुपसहारी हेतुआभास. तो पक्ष व्यापक रहने के वजह से अन्वयात्मक व व्यतिरिक्त उसको देती आती नहीं है. जैसे सर्व अनित्य आहे प्रमेयत्वामुळे. सारी चीजें अनित्य है किसके वजह से? प्रमेयत्व. प्रमेयत्व के वजह से. यहाँ पर पक्ष क्या हो गया? सर्व, सारी चीजें. साध्य क्या होगा? अनित्य. अनित्य तो नहीं रहता है ना हर चीज. और हेतु क्या हो गया? प्रमेयत्व. ये क्या हो गया? हमारा अनुपसहारी हेतुआभास हो गया. उसके बाद विरुद्ध हेतुआभास क्या है? जो हेतु, अब ये दूसरा टाइप है हमारा. ओके. दूसरा टाइप विरुद्ध अभाव, मतलब विरुद्ध अभाव होना. ठीक है. जो हेतु साध्य सिद्ध होने के बजाय विरोधी भाव सिद्ध कर देता है उसको हम विरुद्ध हेतुआभास बोलते हैं. जैसे मनुष्य अमर है क्योंकि वो जन्म को आया. ऐसा है क्या? गलत. क्योंकि मनुष्य ये अमर नहीं है, उसको मरण आता है. तो साध्य क्या होगा? अमरत्व हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता. ठीक है. और हेतु क्या होगा? जन्म को आना. ठीक है. जन्म को तो आया हुआ है वो, लेकिन अमर है क्या वो? नहीं, वो मरने वाला ही है. तो ये क्या है? विरुद्ध हेतुआभास है. मतलब विरुद्ध है ये, क्लियरली मना किया हुआ है, क्लियरली गलत है ये. ओके. इसको विरुद्ध हेतुआभास बोलते हैं. उसके बाद सत प्रतिपक्ष हेतुआभास. मतलब साध्य का अभाव सिद्ध कर हो रहा है लेकिन हेतु पक्ष पे उपस्थित है. जैसे एग्जाम्पल बहुत प्यारा दिया हुआ है. ये मनुष्य अहिंसक है क्योंकि ये स्वतः हिंसा नहीं करता लेकिन दूसरों को हिंसा करने के लिए भड़काता है. यह एग्जाम्पल किसका है? सत प्रतिपक्ष हेतुआभास का है. ओके. ये तीसरा उदाहरण हो गया, हमारा तीसरा टाइप हो गया. किसके अनुसार, किसके हिसाब से? हमारे तर्क संग्रह के हिसाब से. अब असिद्ध हेतुआभास, इसके भी तीन प्रकार है. ये चौथा टाइप है. आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्यापत्व असिद्ध. आश्रय असिद्ध क्या है? तो अनुमान कर करते टाइम में पक्ष उपस्थित नहीं रहना. जैसे आकाश में कमल है और वो बहुत ज़्यादा सुगंधी है, लेकिन आकाश में कमल दिखता है क्या हमको? नहीं दिखता. सरोवर में दिखता है. ओके. सो ये क्या हो गया? आश्रय सिद्ध हो गया. मतलब वहाँ पर वो हो ही नहीं सकता. ये गलत हेतु, ये गलत ज्ञान हो रहा है हमको, हो भी रहा है तो. ठीक है. उसके बाद स्वरूप असिद्ध. हेतु स्वरूप जैसे सांगितले, हेतु का स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होना, और साध्य हेतु पर नहीं रहना. इसको क्या बोलते हैं? स्वरूप हेतु बोलते हैं हम. जैसे शब्द यह गुण आँखों से दिखता है. ठीक है. लेकिन शब्द गुण किससे दिखता है हमको? सुने आता है हमको, कान से सुने आता है. आँखों से दिखता है क्या? नहीं. तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. ओके. इसका मतलब क्या हो गया? स्वरूप असिद्ध, जो सिद्ध ही नहीं हो सकता, वो भी हेतुआभास में आता है तर्क संग्रह के हिसाब से. उसके भी तीन टाइप गिरते हैं. आश्रय, आश्रय समझ गए. स्वरूप भी समझ गए. अब वापत्व क्या है? हेतु ये व्याप्त पे नहीं होने के बजाय किस पे होना? व्यापक पे होना. जैसे जेते जेते धूर तिते तिते अग्नि. मतलब जिते जिते अग्नि तिते तिते धूर. अब अग्नि से हमको कुछ चीज लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो गया? वापस असिद्ध हो गया. उसके बाद बाधित हेतुआभास. जो हेतु साध्य के अभाव से प्रमाण में सिद्ध होता है उसको हम बाधित हेतुआभास बोलते हैं. जैसे अग्नि ये अनुष्ण होती है क्योंकि वो द्रव्य है. ये तो क्लियरली गलत है. अग्नि तो उष्ण होती है और वो द्रव्य नहीं रहती है. वो तो द्रव्य रहती है क्या अग्नि? नहीं, द्रव्य नहीं रहती. तो ये क्या हो गया? बाधित हेतुआभास हो गया. अब चरक के हिसाब से हम तीन प्रकार देख लेते हैं. एक है प्रकर्षम, एक है संशयसम और एक है वर्ण्यासम. तो वर्ण्यासम, प्रकरणसम मतलब प्रकरणसम अहेतु मतलब क्या होता? जहाँ पर पक्ष हेतु एक ही रहता है और अनुमान में पक्ष हेतु साध्य स्वतंत्र रहता है. जैसे शरीर हून भिन्न असणारा आत्मा नित्य है. जैसे शरीर में रहने वाला आत्मा ये नित्य है. ठीक है. समझ में आया? शरीराहून भिन्न असल्यामुळे, शरीर की वजह से भिन्न रहने की वजह से. ये सही है क्या? तो नहीं, ये सही नहीं है. क्योंकि यहाँ पर पक्ष शरीर हून भिन्न आत्मा बताया हुआ है. साध्य क्या बता दिया? नित्यत्व बता दिया. और हेतु क्या बता दिया? शरीर हून भिन्न आत्मा. ठीक है. सो ये गलत है क्लियरली. अब संशय सम मतलब संशय करना किसी चीज पे, उसको हम क्या बोलते हैं? संशय. जैसे मनुष्य चिकित्सक आहे कारण तो आयुर्वेद बद्दल काही विषय बोलत आहे. अब कोई व्यक्ति हमको क्या बोल रहा है कि वो थोड़ा बहुत आयुर्वेद का नॉलेज दे रहा है, तो
जैसे मैं आयुर्वेद का नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो मैं चिकित्सक हो गया क्या, मैं डॉक्टर हो गया क्या परिपूर्वक? नहीं हुआ। यही आपकी गलती है, यही आप गलत सोच रहे हो मेरे बारे में कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना हूँ। यही इसका एग्जाम्पल है। लेकिन आपको लग रहा है मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर बना हूँ क्या? नहीं। मैं कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपको ऐसे लग रहा है कि इसको आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मतलब नॉलेज है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। मेरे को फर्स्ट ईयर के बारे में ही नॉलेज है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का नॉलेज अभी तक नहीं आया है। ओके, इसको ही क्या बोलते हैं हम? संचयसम ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वर्ण्यासम क्या है? साध्य सिद्ध व्हायचे असते तसेच, साध्य सिद्ध नहीं हुआ फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या व्याप्ती दे रहे हैं, इसको हम वर्ण्यसम बोलते हैं। उदाहरण, बुद्धि स्पर्श योग्य नसल्यामुळे अनित्य है, जसा शब्द असतो। मतलब बुद्धि को हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है? अनित्य है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पर हमारा अनुमान प्रमाण खत्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने बहुत ज़्यादा वन शॉट में पढ़ाया है इसको, बहुत जल्दी जल्दी। इसको बहुत डिटेल में समझाना पड़ता क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो एक और बार पीछे रिवाइंड करो आप, और रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास युक्ति, इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। युक्ति प्रमाण बहुत सिंपल है और आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, समझ में आ जाएगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है ये। यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है और हो सकता है यहाँ से लिख लिया है, और दो एमसीक्यूज तो फिक्स है यहाँ से। क्लियर हो गया आपको? गुड। सो युक्ति निरुक्ति क्या है? तो युज्यते संबंधते अनेन इति युक्ति। युक्ति मतलब जोड़ना, बांधना, सहयोग करना। दो चीज़ों को सहयोग करना, बांधना, जोड़ना, इसी चीज़ को युक्ति बोलते हैं। अनेक कारण के संयोग से अज्ञात विषय का ज्ञान प्राप्त करना, इसी को हम युक्ति बोलते हैं। समझ में आया? युक्ति के लक्षण क्या है? तो अनेक कारण के संयोग से अज्ञान ज्ञान का विषय प्राप्त करना, भूत भविष्य वर्तमान ऐसे तीनों कालों का ज्ञान की प्राप्ति करना। ये क्या हो गए? उसके लक्षण हो गए। लक्षण पूछ सकता है आपसे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है लक्षण पूछने की। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं युक्ति प्रमाण के उदाहरण कौन से है। तो युक्ति प्रमाण के उदाहरण, ज्ञात विषय, अज्ञात विषय। ठीक है, अज्ञात विषय, जैसे युक्ति प्रमाण के उदाहरण देख लेते हैं हम ज्ञात विषय में, जो मालूम है हमको। सो नागरिक भूमि भी है। ठीक है, नागरिक भूमि मतलब खेती का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जैसा एक खेत है, वो खेत को हमने पहले नागर लिए। नागर, नागरना समझता है ना? वो ट्रैक्टर से उसको आगे पीछे किया, उसके ढेकुले ढेकले बनाए, उसको हम नागरना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने गुणवान बीज लिया। फिर वो गुणवान बीज को हमने क्या किया? योग्य ऋतु में उसका इस्तेमाल किया। क्या किया? योग्य ऋतु में उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, मतलब जैसे पानी के मौसम में हमने नागरीवी भूमि पे एक अच्छा क्वालिटी का बीज डाला और योग्य प्रमाण में उसको जल दिया, मतलब योग्य प्रमाण में उसको जल दिया, तो इस वजह से क्या होगा? अच्छा बीज आएगा। ये युक्ति प्रमाण हो गया हमारा, युक्ति लगाई हमने ये। ठीक है, उसके बाद अज्ञात विषय, अज्ञात विषय जो हमको पता नहीं है। प्राकृत गर्भाशय, गुणवान स्त्री है और पुरुष बीज है, गुणवान। ठीक है, और गर्भ गर्भ धारने के वास्ते हमने राइट टाइम पे क्या किए? फर्टिलाइजेशन किए, सॉरी क्वाइटस किए, और वो क्वाइटस की वजह से गर्भ पोषक भाव बना, और उस गर्भ पोषक भाव की वजह से क्या बना? एक अच्छा गर्भ की उत्पत्ति हुई। ठीक है, समझ में आया आपको? गुड। सो युक्ती प्रमाण कर्त्याला अत्यंत महत् भाव करण्याचे संयोग ज्ञात त्याला ज्ञान असते। ठीक है, जो युक्ति प्रमाण है इसमें हमको बहु कारण देख के सहयोग करना पड़ता है, और उस वजह से हमको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपने देखा, नागरीवी भूमि थी, गुणवान बीज था, योग्य ऋतु था, और योग्य प्रमाण में जल था, तो हमको अच्छा बीज में अच्छा धान्य मिला, है ना? तो ये बहुत सारे कारण को हमने एक जगह पर इकट्ठा किया और उससे एक निष्कर्ष निकाला, उससे एक ज्ञान प्राप्त किया। इसी को हम युक्ति प्रमाण ऐसे बोलते हैं। युक्ति प्रमाण एवं अनुमान में साम्य क्या है और भेद क्या है? साम्य मतलब सिमिलैरिटीज क्या है? तो दोनों ही ज्ञान क्या है? अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष से नहीं होते। ये दोनों ही ज्ञान में हम काल का तीनों काल के विषय का ज्ञान लगा सकते हैं। तर्क शक्ति का यहाँ पर आवश्यकता दोनों में गिरती है हमको। तर्क शक्ति मतलब पहले अनुभव किया हुआ ज्ञान की हमको यहाँ पर ज़रूरत होती है। इनमें भेद क्या है? तो युक्ति में हेतु एवं साध्य का संबंध निश्चित नहीं है, वैराज अनुमान में हेतु और संबंध साध्य का संबंध आवश्यक होता है। अनेक हेतु के सहाय्य से हम युक्ति का निश्चय करते हैं, वैराज एक ही हेतु के ऊपर हम अनुमान का निश्चय करते हैं। जैसे हेतु क्या था? धूर था, पिछले हमने अनुमान में देखा था, लेकिन यहाँ पर हेतु बहुत सारे हैं। जैसे गुणवान बीज हो गया, नागरिक भूमि हो गया, अच्छा जल हो गया योग्य प्रमाण में, और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का ऋतु हो गया, और फिर उसके वजह से मिला था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अनुमान में एक ही था, धूल ही था, धुआं ही था बस। ठीक है, चिकित्सा करने में ये उपयुक्त होती है युक्ति, वैराज व्याधि निदान में अनुमान
बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। उदाहरण के तौर पे केवल औषध से रोग बड़ा नहीं हो सकता, रोग जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारी पथ्य अपथ्य आहार विहार ये सब हमको पालना पड़ता है रोग अच्छा होने के लिए। ये युक्ति का एग्जाम्पल हो गया। अनुमान में रुग्ण को अगर मलमल हो रही है तो हम उससे उल्टी का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? व्याधि का निदान हो गया। तो व्याधि निदान में अनुमान सर्वश्रेष्ठ है, बेराज रोग के चिकित्सा में युक्ति बेस्ट है। ओके, सो युक्ति प्रमाण के विशिष्ट महत्व। रोग निदान में हमको जम्भाई आ रही है बहुत ज़्यादा, आँखों में आग हो रही है, अन्न खाते नहीं आ रहा है, आंग गर्म हो रहा है, हमारा उत्साह नहीं है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया कि ये ज्वर हो सकता है, हमको तबीयत खराब हो सकती है हमारी, तापमान बढ़ सकता है शरीर का। स्वस्थ टिकाने में क्या है युक्ति का महत्व? तो दोष अग्नि धातु और मल ये साम्य अवस्था में रही है तो आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न होते हैं और ये युक्ति युक्त विचार करने से हो सकता है। उसके बाद औषध में क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो कच्चा माल वनस्पति योग्य प्रमाण, प्रक्रिया अच्छी रही, योग्य संरक्षण एवं उपयोग करे उसका, तो ये औषधि निर्माण में अच्छी खासी हमको इम्पोर्टेंस इसका देखने को मिलता है युक्ति प्रमाण का। इतना ही युक्ति प्रमाण था यहाँ पर हमारा। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो उपमान प्रमाण ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। सो उपमान को स्वीकार करने वाले दर्शन कौन से हैं? तो सबसे पहले न्याय दर्शन ने इसका स्वीकार किया, पूर्व मीमांसा ने भी इसका स्वीकार किया है, और उत्तर मीमांसा ने भी, वेदांत दर्शन जिसको बोलते हैं, पौराणिक दर्शन ने भी इसका क्या किया है? तो पौराणिक दर्शन ने भी इसका स्वीकार किया है, और साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद ने भी इसका स्वीकार किया हुआ है। इसकी निवृत्ती उपमेयति अनेन इति उपमानम, एक ऐसी एखाद्या वस्तूची अत्यंत जवळ असणे, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसका अत्यंत नज़दीकी वाले चीज़ से उस वो वस्तु का ज्ञान होने को हम उपमान ऐसे बोलते हैं। उपमेयति अनेन इति उपमानम। ओके, उपमान की व्याख्या देख लेते हैं हम और लक्षण देख लेते हैं। तो एक प्रसिद्ध वस्तु से एक अप्रसिद्ध वस्तु की समानता दिखाने के जो यूज़ करते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं, चरक के अनुसार। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं, उपमान की व्याख्या ये भी है कि सर्वसामान्य, जिसकी हमको सर्वसामान्य की माहिती रहती है और उस वजह से हम जो अप्रसिद्ध वस्तु है, जो साधर्म्य है, उस चीज़ का ज्ञान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गाय पे से गाय जैसी दिखने वाली वन गाय का ज्ञान होना। जैसे मैंने बोल दिया आपको, गाय जैसी दिखती है वो वन गाय है। ठीक है, वो गाय के जैसी दिख रही है और वो वन गाय है, पता है? देखो, तो गाय आपको सबको पता है गाय कैसी दिखती है, लेकिन वन गाय आपको पता नहीं था, तो आपने वन गाय भी देख लिया और उसकी वजह से आपको क्या हुआ? गाय का भी नॉलेज, वन गाय का भी नॉलेज हो गया। उसके बाद तर्क के अनुसार उपमिति करना उपमानम, मतलब उपमिति से होने वाले ज्ञान को उपमिति के ज्ञान के साधन को उपमान ऐसे बोलते हैं। सदन्या और सदनी में विशेष संबंध रहता है उपमान प्रमाण में। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि सदन्या वो होती है जिसका उपमान दिया हुआ है। ठीक है, और सदनी वो होती है जिसका ज्ञान हमको लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। धनुष्य ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे धनुष्य ये संज्ञा हो गई, और उदाहरण धनुस्तंभ ये व्याधि है, ये उसका उदाहरण हो गया। ओके, धनुष्य सबको पता होता है, लेकिन धनुस्तंभ व्याधि है एक, उसका अनुभव हमको नहीं होता है, तो ये होगी उसकी संज्ञा। तो धनुष्य के वजह से हम धनुष्य स्तंभ व्याधि का नॉलेज हासिल करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। ठीक है, उपमान के 4 क्रिया होते हैं, वो कौन से हैं? तो सादृश्य युक्त वाक्य श्रवण, पहले श्रवण सुनना, पहले वाक्य को सुन लेना। धनुस्तंभ म्हणजे धनुष्याप्रमाणे शरीर वक्र, मतलब धनुष्य कैसा रहता है? वक्र वक्र रहता है ना, थोड़ा क्रॉस रहता है, तो ये हमने पहले सुन लिया। उसके बाद सादृश्य पदार्थ दर्शन, धनुस्तंभ व्याधि के रोगी को हमने देख लिया, ये क्या हुआ? उसका दर्शन हो गया। उसके बाद सदृश्य वाक्य स्मरण, मतलब धनुष्य के प्रमाण के जैसा रोग हो, धनुष्य प्रमाणे रुग्णाचे शरीर वाकड़े, मतलब जो धनुष्य जैसा क्रॉस रहता है, टेढ़ा रहता है, वैसा वाक्य का स्मरण होना। और उसके बाद उपमान, मतलब ये रुग्ण धनुस्तंभ व्याधि से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। उसके बाद उपमान के 3 प्रकार होते हैं, एक साधर्म्य धर्म विशिष्ट, एक वैधर्म्य धर्म विशिष्ट, और एक असाधारण धर्म विशिष्ट। अब ये साधारण धर्म विशिष्ट क्या है? तो वैधर्म, जिसमें वैधर्म का उल्लेख नहीं है और पदार्थ में एकदम सारखेपना है, एकदम सरीका, एकदम
लिटरली सरीका है उसको साधर्म्य धर्म विशिष्ट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे गाय जैसी दिखने वाली वन गाय। अब विधर्म धर्म विशिष्ट मतलब एक भिन्न ऐसा गुण धर्म रहता है साधर्म में जिसके वजह से वो चीज को हम अलग कर सकते हैं। जैसे घोड़े जैसे दिखने वाला लेकिन उसके पाट पे थोड़ा सा ऊंचवट ऐसा प्राणी ऊंट रहता है। अब घोड़ा तो सबको मालूम है हमको, लेकिन ऊंट नहीं मालूम रहता बहुत सारे लोगों को। घोड़ा सबने देखा हुआ रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, घोड़े जैसा दिखता है वो, लेकिन उसकी जो पीठ है उस पे क्या रहता है, थोड़ा उभार भरा हुआ रहता है। ऐसे प्राणी को हम ऊंट बोलते हैं। ये क्या हो गया, वैधर्म विशिष्ट हो गया। उसके बाद असाधारण धर्म विशिष्ट, इतरांपेक्षा वेगळा मतलब सबसे अलग होने, सबसे अलग, इस वो सबसे अलग है, ये इसकी हमने उपमान देना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, असाधारण धर्म विशिष्ट बोलते हैं। मतलब सारी चीजों से, सारे प्राणी से अलग, लेकिन नाक पे जिसको सिंग हो ऐसा दिखने वाले प्राणी को गेंडा कहा जाता है। ये उसका उदाहरण हो गया। ठीक है। तर्क संग्रह के अनुसार उपमान के 3 प्रकार है। एक सादृश्यात अदृश्यात ज्ञान, एक प्रसिद्ध अप्रसिद्ध चे ज्ञान, और एक वाक्य वाक्यर्थ के ज्ञान। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। उपमान का आयुर्वेद में उपयोग क्या है, तो शरीर रचना में उपमान का अ, उपमान मतलब क्या है, किसी चीज को एक संज्ञा देना। संज्ञा मतलब किसी चीज की तुलना करना ऐसी चीज से जो प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध चीज से। ठीक है। अब इसका आयुर्वेद में उपयोग क्या है, तो शरीर में उपयोग आ सकता है आपको, उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में उपमान का उपयोग बताओ, तो शरीर रचना मतलब रचना शरीर में क्या इस्तेमाल होता है भाई उपमान का, तो अस्थि प्रकार में नल का अस्थि अलग, अक्ष का अस्थि, नली जैसे दिखने वाली अस्थि, अक्ष जैसे दिखने वाली अस्थि, कोर संधि हो गया, संधि के प्रकार हो गए, कोर संधि मतलब हिंज जॉइंट, दरवाजे के बीच के जैसे दिखने वाली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऐसे समझो कि किसी चीज़ का रहता है ना, वो क्या बोल सकते हैं यार उसको हम, एग्जाम्पल देना किसी चीज का, उस चीज को समझाने के लिए, एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो। ठीक है। उसके बाद अवयव, हृदय, हृदय हो गया हमारा, वो कैसे दिखता है, अधमुखी कमल जैसे दिखता है। स्टमक कैसे दिखता है, जे शेप दिखता है। किडनी कैसे दिखती है, बीन शेप दिखती है। गर्भाशय कैसे दिखता है, तो रोहित मासा जो रहती है, रोहित मछली जैसी रहती है, उसके मुख के जैसे दिखता है। अब शरीर क्रिया मतलब क्रिया शरीर में क्या उपमान का महत्व है, तो सूर्य को देख के सूर्य अनिल, याप्रमाणे सोम सूर्य अनिल, ये हमारे बॉडी में भी रहते हैं, कफ पित्त और वात के जैसे। ठीक है। उसके बाद रक्त, ये गुंजा फल जैसे दिखता है। ओज का रूप, रस एवं गंध तूप के समान रहता है। और मद रस के जैसा उसका लाह रहता है। ठीक है। धतु पोषण न्याय शीर दधि न्याय से होता है, केदारकुल्य न्याय से होता है। त्वचा की उत्पत्ति कैसी होती है, तो दूध पे की साई के जैसी त्वचा की उत्पत्ति होती है। तो ये उपमान हो गए उसके। ठीक है, उसको एक उपमान दिया हुआ है। फिर रोग निदान में क्या महत्व है, तो धनुष स्तंभ व्याधि के बारे में देखा हमने, जिसका शरीर धनुष के जैसा वाक ऐसे क्रॉस हो जाता है, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धनुष स्तंभ हो सकता है। तो ये भी एक रोग निदान में इसका महत्व है। विसूचिका में पेट में सुया मतलब जो सुई रहती वैसे टोचने जैसा होता है। ठीक है। चिकित्सा में उपमान का महत्व स्नेहन शोधन से कर सकते हैं हम। ठीक है। और बहुत सारे इसके द्रव्य गुण में भी उपमान का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही साथ यंत्र शस्त्र में भी वर्णन किया हुआ है इसका। ठीक है। सो यहाँ पर से एक पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा, जितना वीडियो था उतना। और वो जो कार्य कारण सिद्धांत है वो पहले ही पढ़ा दिया हुआ है मैंने। कहाँ पर, पेपर 1 में शन भंगुरवाद हो गया, अलग अलग वाद देखे हुए हमने इसमें क्या है में दर्शन में, तो वहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है पहले पेपर में। सो यहाँ पर वो पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ। कार्य कारण सिद्धांत आपको अच्छे से आता होगा, ये मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ। वहाँ पर विविध वाद बताए हुए, और वो वाद मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं पेपर 1 के पदार्थ विज्ञान में। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, और साथ ही साथ एक इंसान को कम से कम शेयर कर दिया करो चैनल। थैंक यू।